हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स। आप सब लोग आज नीट का 22 का एग्जाम देकर आ चुके हो, है ना। 17 जुलाई है आज। और आप लोग बहुत ही उत्सुक हो कि जल्दी से इसका सॉल्यूशन मिले, है ना। तो अभी रात के 2:27 हो रहे हैं और अभी मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी कॉल आ रहे थे कि सर जल्दी से इसका आंसर की अपलोड करो। किसी ने अभी तक वीडियो सॉल्यूशन अपलोड नहीं किया, सबने आंसर की तो अपलोड किया है लेकिन किसी ने अभी तक वीडियो का सॉल्यूशन अपलोड नहीं किया, ठीक है। तो मैंने फिर क्वेश्चन को सारे को सॉल्व किया और आपके लिए अब ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि इस बार जो 50 क्वेश्चन आए थे नीट में, उसमें से 43 अपने क्लासरूम में कॉपी से डायरेक्ट आए थे। और ये मैं आज आपको ये प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। प्रॉपर जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ वो नोट्स टेलीग्राम पे भेजता हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर मैं टेलीग्राम का नोट्स ओपन करके आपको ये दिखाने वाला हूँ कि वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है अपने कॉपी से, ठीक है। तो शुरू करते हैं, आइए चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे। तो ये मैंने पहले मैं आपको वो सारे क्वेश्चन बताऊंगा जो इजी थे और डायरेक्ट अपने क्लासरूम में कॉपी से, ठीक है। अब जैसे इसमें सबसे पहले सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं अपने आप को पहले साइड कर लेता हूँ। चलिए मैं अपने आप को इधर कर लेता हूँ। अब देखो जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था हमारा, है ना, इसमें एंगुलर स्पीड जो है हमारा दिया हुआ है कि एंगुलर स्पीड किसी फ्लाईव्हील का जो कि चेंज हुआ 1200 आरपीएम से 3120 आरपीएम, ठीक है। मतलब इसमें आपको बेटा मैं ऐसा करता हूँ, मैं पहले इसको कहीं और पेस्ट करता हूँ फिर वहां बनाएंगे हम। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं पहले इसको सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो अब कैसे करेंगे, तो क्या क्या गिवन है इसमें, अपने को इसमें ओमेगा इनिशियल निकाल सकते हैं। ओमेगा होता है बेटा 2 पाई एफ, है ना। तो 2 पाई और एफ की वैल्यू है हमारी 1200, ठीक है। ये तो हो गई आरपीएम में। आपको पर सेकंड में चेंज करना होता है तो इसके लिए हमने 60 से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। 10 से 10 कट गया, 6 से काट दिया आपने इसको, 6 2 जा 20 यानी कि 45 रेडियन पर सेकेंड। ये आ गई आपकी ओमेगा इनिशियल की वैल्यू, ठीक है। ओमेगा फाइनल निकालेंगे ऐसे ही, है ना, यहाँ फाइनल रखेंगे, ये इनिशियल फ्रीक्वेंसी था। तो 2 पाई फाइनल है हमारा बेटा 3120। देखो ये 3120 जो है हमारा ये फाइनल है, ठीक है। यहाँ भी अपॉन 60 करेंगे तो फिर से अगेन 0 से 0 काट दिया हमने, है ना। 2 से ये 3 टाइम्स, ठीक है। और 312 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 104, ठीक है। मैं एक बार जल्दी जल्दी करना है इसलिए मैं कैंसिल उठा लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब क्या निकालना है आपको, एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा क्या होता है, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी, ठीक है। तो आप पाई कॉमन ले लो, 104 माइनस 40 और टाइम बेटा यहाँ पे 16 सेकेंड लिखा हुआ है, अपॉन में 16 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप 104 में से 40 को घटाएंगे तो ये 64 आएगा, है ना। और यहाँ से आंसर आपका बेटा 4 पाई आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आंसर 1 करेक्ट, ठीक है। अब ये अपने क्लासरूम के कॉपी से था, आप जाकर के देखेंगे टेलीग्राम पे जो मोशन एंड प्लेन का पढ़ा हुआ है। चलो मैं एक दो दिखाई देता हूँ आपको कहाँ पे ये है पढ़ा हुआ। अगर आप जाएंगे ये मोशन इन 2D में, तो मैंने ओपन करके रखा हुआ है अपने, है ना। तो यहाँ पे मैंने पढ़ाया हुआ था कि अल्फा जो होता है वो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी होता है। और आगे न्यूमेरिकल में मैंने बताया भी था कि रिवोल्यूशन पर मिनट को आप रिवोल्यूशन पर सेकंड में चेंज करेंगे। देखो ये लिखा हुआ है फाइंड रिवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। ये पेज नंबर 54 अगर आप मेरा नोट्स ओपन करेंगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था कि रिवोल्यूशन पर सेकंड निकाला जाता है, पहला स्टेप ये रिवोल्यूशन पर सेकंड निकाला जाता है, ठीक है। तो ये अपने क्लास की कॉपी से है। चलिए आइए और करते हैं क्वेश्चन। तो ये तो हो गया अपना सेकंड नंबर। हाँ बेटा फर्स्ट भी था अपने क्लास की कॉपी से, थर्ड नहीं था अपने क्लास की कॉपी से, ठीक है। फोर्थ बेटा क्लास के क्वेश्चन है, रिपीट हुए हैं फोर्थ, बहुत ही आसान। तो फिर से दिखाता हूँ आपको फोर्थ, पहले मैं कट कर लूँ सिखा दूँ आपको कैसे होगा फोर्थ। देखो फोर्थ बेटा मैंने आपको सिखाया हुआ है कि दो मास
M1 और M2 अगर r डिस्टेंस पे हो, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की दूरी जो M1 से होती है ये होती है M2r अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, और M2 से जो सेंटर ऑफ मास की दूरी होगी बेटा वो होगी M1r अपॉन M1 प्लस M2। ये सबको बताया हमने, फॉर्मूला सीट में भी लिखवाया था बच्चों इसको, ठीक है। तो आपको ये मास ले लिया इन्होंने 10 किलोग्राम और ये मास ले लिया इन्होंने 20 किलोग्राम, ठीक है, और कनेक्ट कर दिया इसको 10 मीटर के रॉड से, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास की दूरी आपसे पूछ रहा है 10 किलोग्राम से, है ना, तो क्या होगा बेटा 10 किलोग्राम से दूरी क्या होगा, दूसरा मास लेंगे हम लोग अपॉन टोटल मास इनटू उनका डिस्टेंस, है ना, तो यहाँ से आ गया हमारा कितना आ गया बेटा 20/3 आंसर। अब ये बच्चों 2019 में भी आया था, 2019 का क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, ठीक है। और आओ मैं दिखाता हूँ आपको, है ना, कि हमने पढ़ाया हुआ है या नहीं पढ़ाया हुआ है। इसके लिए आप जाएंगे टेलीग्राम पे और मेरे नोट्स में आप ओपन कर लेंगे सेंटर ऑफ मास वाला, है ना, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन आप ओपन कर लेंगे। एक मिनट, ये शायद सिलेक्ट हुआ पड़ा है कुछ, आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन ओपन करेंगे, ठीक है, और इसमें जाएंगे आप सेंटर ऑफ मास वाले टॉपिक में, है ना, तो चलते हैं सेंटर ऑफ मास वाले टॉपिक में। देखो बेटा ये मैंने साफ साफ 2019 का क्वेश्चन क्लास में करवाया था, जो कि जहाँ पे आया हुआ था 5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम का बॉडी 1 मीटर के लेंथ से अटैच्ड है और सेंटर ऑफ मास 5 किलोग्राम से पूछा गया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है थर्ड बेटा ये रिपीट हुआ है 2019 में, सेम ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है बेटा। तो ये भी आसान है, आगे समझ में, है ना, 20/3 हो गया। ये क्लासिक कॉपी से था, फोर्थ नंबर क्लासिक कॉपी से था, सेकंड नंबर भी दिखा दिया मैंने आपको क्लासिक कॉपी से था, ठीक है। फर्स्ट भी मैं बताऊंगा, फर्स्ट थोड़ा सा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है इसलिए नहीं बता रहा हूँ, थर्ड नहीं था बस अपने क्लासिक कॉपी से, ठीक है। चलिए फिफ्थ था अपने क्लासिक कॉपी से फिर से, ठीक है, कहाँ से था पहले मैं इसको आपको बता देता हूँ आंसर इसका, फिर बताऊंगा कहाँ पे है, ठीक है। तो पहले मैं इसको स्निप कर लूँ, नेक्स्ट पेज पे मैं इसको करूंगा। चलिए तो ये बहुत ही इजी सिंपल फार्मूला है, आप भी जानते हैं कि पावर जो होता है हमारा ये 1/f होता है, लेंस में अगर फार्मूला से 1/f जो होता है हमारा वो म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 होता है, सब लोग जानते हैं, ये बहुत ही इजी फार्मूला, ये बोर्ड वाले बच्चों को भी पता होगा। अब यहाँ पे बेटा यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 20 सेंटीमीटर ईच, मतलब r1 r2 दोनों की वैल्यू सेम है और ये एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है ये, बाई कॉन्वेक्स। तो बेटा बाई कॉन्वेक्स का r1 जो है हमारा ये तो इस साइड लाई कर रहा है, तो r1 इसका पॉजिटिव होता है, लेकिन r2 बेटा इधर लाई कर रहा है, तो r2 इसका नेगेटिव होता है। ऐसा समझ में, r2 क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे ये 1/r और माइनस ये भी माइनस 1/r, तो ये वाला टर्म जो है बेटा ये 2/r हो जाता है, ये वाला टर्म 2/r हो जाता है फॉर्मूला इसका, ठीक है। और ये मैंने क्लास में लिखवाया हुआ है, मैं अभी जस्ट प्रूफ दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ म्यू माइनस 1 तो बेटा 1.5 माइनस 1 और 2/r यानी कि 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, ठीक है, सॉरी 2 बाई, है ना, ये ठीक है। तो अब 0.5 माइनस 1 यानी कि 1/2 बचा यहाँ पे, है ना, तो 1/2 बचा और इधर 2 है ना, और इनटू ये भी हमारा 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 है ना, ये 2 से 2 कट गया बेटा, वो 10 टू पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो ये होगा 100 और नीचे है 20, तो यहाँ से आंसर आ गया बेटा हमारा 5 डायोमीटर, ठीक है। अब ये भी अपने क्लास से कॉपी से है ना, आइए देखते हैं, मजा आएगा फिर तो। देखो ओपन करते हैं हम लोग ऑप्टिक्स, ये क्या हो जा रहा है,
अभी हम लोग ओपन करके देखेंगे ऑप्टिक्स चैप्टर को। ऊपर है हमारा रे ऑप्टिक्स, है ना, ये हम रे ऑप्टिक्स को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में जाएंगे हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला वाले टॉपिक पर, ठीक है। आ जाओ भाई, आ जाओ लेंस मेकर। इसके बाद ये लेंस मेकर हमारा है। ये देखो, ये लेंस मेकर फॉर्मूला में हमने सिखाया हुआ है म्यू माइनस वन, वन बाई आर माइनस वन बाई आर टू। तो जी और बता दो आपको, ये जो टू बाई आर वाला कॉन्सेप्ट है ये भी बताया हुआ मैंने, आपको दिखाता हूँ कहाँ बताया हुआ मैंने। ये ज़्यादा ऊपर हो गया, ये देखो बेटा, टू बाई आर वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ एक क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है ना, नीट आउट 2016 का, वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि टू बाई आर कब हो जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अपने क्लासरूम के कॉपी से, ठीक है। चलिए आइए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आपको क्लास की कॉपी से। 6 नंबर तो बेटा एकदम देखते ही क्लास की कॉपी से मारोगे टिका, ठीक है। 6 नंबर को करने की जरूरत ही नहीं है ना, दिखाता हूँ मैं आपको, 6 नंबर आएगा आपको। 6 नंबर जो है फ्लोट निकालते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बाद फ्लूइड, देखो फ्लूइड निकालते हैं। और फ्लूइड में चलते हैं हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी वाले टॉपिक पे, साफ साफ वो ग्राफ हमने पेस्ट किया हुआ है, डायरेक्ट वो हमारे कॉपी से आया है। देखो बेटा यही ग्राफ तो आया है, देखो मैंने टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ाया हुआ था, तो ये ग्राफ हमने वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस का बताया, ठीक है। और देखो सेम यही आया हुआ है, इसमें बी मतलब ये वाला पार्ट आंसर होगा बेटा, ये देखो ये ऐसे जा करके बाद में ऐसे स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है ना। इसका आंसर देखो बी है, ऐसा समझ में। फिर से दिखाऊं, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये देख रहे हो, सेम वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस का, ठीक है। तो ये डायरेक्ट अपने कॉपी से है, मतलब एकदम कह सकते हो क्या है सीधा कॉपी से, ठीक है। चलिए, और दूसरी बात एक चीज और कि ये सारे पीडीएफ पुराने डेट में है। आप अगर ये सोच रहे हो कि है ना ये सर अभी आपने एडिट कर दिया होगा, तो आप जाकर देख सकते हो, ये टेलीग्राम पे जो मैंने डाला था ना बेटा, ये अप्रैल 2 को डाला था, ये मतलब इसी महीने अप्रैल 2 का, इसी साल अप्रैल 2 का है ये, है ना। ऐसा नहीं मैं कि अभी डाल दिया हूँ मैं, है ना। और जो हमारे बच्चे हैं वो जानते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप आप भी डाउनलोड करके देख सकते हो इसमें। चलिए, तो 6 नंबर तो डायरेक्टली अपने क्लास का क्वेश्चन हो गया, है ना। चलिए 7th देखते हैं, 7th भी अपने क्लास का क्वेश्चन। हाँ, तो 7th करने के लिए मैं पहले इसको सेव कर लेता हूँ। चलो 7th नंबर में बेटा पूछ रहा है आपसे कि द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ थिन यूनिफॉर्म डिस्क, है ना, मतलब ये डिस्क है और कहाँ से, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, यहाँ से पास होते हुए, एंड नॉर्मल टू प्लेन। बेटा नॉर्मल टू प्लेन यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2 होता है डिस्क का, है ना, यहाँ से। और रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इक्वल टू mk² कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा बेटा k आ गया r/√2, ठीक है। ये रेडियस ऑफ जाइरेशन हो गया इस डिस्क का यहाँ से। तो आपसे पूछ रहा है पासिंग थ्रू सेंटर एंड नॉर्मल टू प्लेन टू द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट डायमीटर। तो बेटा इस डिस्क का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, सब जानते हो आप लोग, mr²/4 होता है ना। और इसको इक्वल कर दिया हमने mk² के, m से m मर गया और यहाँ पे k आ गया बेटा हमारा r/2। तो आपको इसका रेशियो पूछ रहा है, तो बेटा ये वाला जो k था हमारा वो r/√2 था, है ना। और अपॉन में ये करोगे आप r/2, है ना। तो क्या होगा, आपको सिखाया हुआ मैंने, ये उल्टा हो जाता है ऊपर जाकर के, है ना, यहाँ से कट गया और यहाँ से आ गया √2, है ना, नीचे कुछ भी नहीं तो 1। तो देखो हमारा आंसर क्या है, √2:1।
अब ये भी दिखा दो मैं अपने कॉपी में कहाँ पे भरा हुआ है ना, और दिखाता हूँ मैं आपको। ये अपना सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन खुला हुआ है ना, इसमें जब मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया था, चलते हैं वहाँ पे। सेंटर ऑफ मास चल रहा है, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आएगा। ये आया बच्चों, यहाँ पे हमने पढ़ाया हुआ, देखो चेक करो, देखो डिस्क के लिए आई ये होता है ना, तो k इक्वल टू आई बाई एम, देखो सबके लिए हमने k निकालना सिखाया हुआ है। मतलब हमने थोड़ा सा फोटो क्लिक कर लूँ हमने, देखो मैंने डिस्क के लिए सिखाया हुआ है, देखो सेम सेम क्वेश्चन डिस्क के लिए ही सिखाया हुआ है मैंने क्लास में, देखो r बाई रूट 2 आया हुआ है ना। और डिस्क का ही नहीं, मतलब मैंने तो सॉलिड स्फीयर के लिए भी सिखाया हुआ है ना। और भी देखोगे तो मैंने रॉड के लिए भी सिखाया हुआ है के निकालना, ठीक है। रॉड का देखो, रॉड का के सिखाया था, डिस्क का के सिखाया था, है ना, सॉलिड स्फीयर का के निकालना सिखाया था। तो मानोगे नहीं मानोगे, डायरेक्ट कॉपी से क्वेश्चन है ना, मानना तो पड़ेगा। अब तो प्रूफ दे रहा हूँ मैं आपके सामने, मैं टेलीग्राम से ओपन करके पीडीएफ को और ये दिखा रहा हूँ, और वो पीडीएफ दिखा रहा हूँ जो अप्रैल 2 को, यानी आज जुलाई है और अप्रैल में भेजा गया, आज 3 महीने पहले भेजा गया। और यही नहीं, ये 2021 में भी भेजा गया था, ठीक है। 2021 वाले बैच को भी ये पीडीएफ भेजा गया था। 2021 में भी मैंने वीडियो शूट नहीं किया, लेकिन 2021 में भी हमारे कॉपी से क्वेश्चंस 40 से ऊपर आते थे, ठीक है। चलिए, तो टाइम वेस्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन अपने डायरेक्ट कॉपी से है। चलो अगेन 8 नंबर देखते हैं बेटा, 8 भी कॉपी से है। चलिए, तो यहाँ पे बेटा ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अपने कॉपी में अभी दिखाऊंगा मैं आपको। तो एक सेल था m मास का, रेस्ट में था और एक्सप्लोड कर गया ये 3 फ्रेगमेंट में, ठीक है, हैविंग मास 2:2:1, ठीक है। चलिए, तो इन द फ्रेगमेंट हैविंग इक्वल मास, मतलब जिसके, तो एक का मान लिया हमने बेटा 2m और इसका भी मान लिया हमने 2m और एक का मान लिया हमने m, ठीक है। तो जो इक्वल मास है ना बेटा, ये परपेंडिकुलर जा रहा है, मतलब ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है इक्वल स्पीड से, है ना। कह रहा है कि फ्रैगमेंट्स हैविंग इक्वल मास फ्लाई ऑफ अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद स्पीड v, ठीक है बेटा। तो इधर की तरफ भी मोमेंटम कितना होगा इसका 2mv, इधर की तरफ मोमेंटम कितना होगा 2mv। अब दो मोमेंटम है बेटा, तो रिजल्टेंट मोमेंटम क्या होता है √2 टाइम्स p, है ना। तो √2 टाइम्स 2mv, ये हो गया बेटा हमारा रिजल्टेंट मोमेंटम, ठीक है। अब ये वाला जस्ट उसके अपोजिट में इधर जाएगा बेटा v डैश से, मोमेंटम का जनरेशन लगाएंगे इधर की ओर √2, मतलब 2√2 कर सकते हो इसको आप। इधर की ओर क्या है 2√2 mv है और उधर की तरफ क्या है m v डैश है ना। यहाँ पे m से m मार दिया हमने, क्या पूछ रहा है आपसे v डैश पूछ रहा है, v डैश आया बेटा 2√2 v, ठीक है। तो अगेन अपना ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट है ना। चलिए, और अब देखते हैं अपने क्लास में कॉपी से है या नहीं है ना। आइए सो डेस्कटॉप करें फिर से, ये लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है ना। तो मैं चलता हूँ लॉज ऑफ मोशन में। ये हमारा एनएलएम का पीडीएफ है, प्रिंसिपल ऑफ मोशन का, और इसमें मोमेंटम का जनरेशन में हमने ये सब कुछ सिखाया हुआ है, ठीक है। देखते हैं कहाँ पे इनर्शिया मोमेंटम, हाँ इसी के बाद हमने देखो ये सिखाया हुआ है हमने। इवन सेम क्वेश्चन भी डिस्कस किया हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, हाँ ये आया बेटा, ये 26 नंबर हमारा जो असाइनमेंट था, मतलब आपके पास भी वो 33 इयर्स एनटीजी की बुक होगी, उसमें 26 नंबर क्वेश्चन था। उसमें साफ साफ मैंने डिस्कस किया था, उसमें लिखा हुआ था कि दो मास 0.2 किलोग्राम और 0.2 किलोग्राम के 30 मीटर पर सेकंड 30 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, है ना। तो थर्ड मास का वेलोसिटी क्या होगा, है ना। तो इधर की ओर मोमेंटम हमारा 0.2 × 3, तो इधर की ओर 6 हो गया था, इधर की ओर 6 हो गया था, तो इधर की ओर 6√2,
और इधर की ओर 0.6 किलोग्राम का मास है, वो कितने से जा रहा था, तो सेम ऐसा ही आंसर आया था। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये भी पीडीएफ मैं कहूँ तो आप दिखा दूँ आपको, है ना। ये 26 नंबर क्वेश्चन था, मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने असाइनमेंट दिया था बच्चों को, वहां से ये 26 नंबर क्वेश्चन था। ये देखो बेटा, मैंने ओपन करके रखा हुआ है इसको, इसे ये देखो 26 नंबर। आप लॉज ऑफ, मतलब 2001 का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2021 तो 2001 का क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, और ये मैंने क्लास में करवाया हुआ है, मैंने आपको प्रूफ दिया। ठीक है, अब मत कहना कि इसे क्लास में क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। 43 क्वेश्चन में काउंट करवाऊंगा आपको, 50 में से 43 क्वेश्चन अपने क्लास के हैं। ठीक है, तो देख लिया बच्चों आपने पीडीएफ के 14 नंबर पेज पे सेम क्वेश्चन हमने ऐसा करवाया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये करवाने की जरूरत है क्या, करवा दिया ना मैंने, फिर से एक बार मैं फिर से वहां कर देता हूँ, पीडीएफ में कर देता हूँ मैं इसको। अच्छा नहीं, मैंने कर दिया इसको, ठीक है ना, मुझे लगा कि मैंने सॉल्व नहीं किया, लेकिन मैंने सॉल्व कर दिया इसको। ठीक है, तो 9th नंबर करते हैं। चलिए देखो 9th नंबर कैसे होगा। एक सोलेनॉइड है जिसका कि रेडियस 1 मिलीमीटर है। ठीक है, रेडियस का यूज नहीं करना, बेवकूफ बनाया गया है इसमें। ठीक है, चलो तो ये एक सोलेनॉइड ले लिया हमने, है ना। टर्न जो था हमारा 100 टर्न पर मिलीमीटर था इसका, समझना बेटा, 100 टर्न पर मिलीमीटर। तो स्मॉल n सबसे पहले पूछ क्या रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सॉरी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पूछ रहा है सेंटर पे। तो B का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट ni, जहां पे n जो होता है बेटा ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो बेटा 100 टर्न्स हैं इसके पर मिलीमीटर, यानी कि 10 टू पावर -3 मीटर। 1 मिलीमीटर मतलब 10 टू पावर -3 मीटर, तो 100 टर्न है 10 टू पावर -3 मिलीमीटर पे, इसलिए 1 टर्न होगा हमारा 10 टू पावर -3 बाई 100 में। मतलब आपसे ये पूछ रहा है ना कि एक में कितना है ना, तो या फिर ऐसे कर सकते हो आप, एक मिनट को मैं उल्टा कर देता हूँ कि 10 टू पावर -3 मिलीमीटर में 100 टर्न है। ठीक है, या 10 टू पावर 2 टर्न है, तो इसलिए 1 में कितना है ना, मतलब 10 टू पावर -3 मिलीमीटर नहीं, मीटर कर सकते हो इसको। ठीक है, 10 टू पावर -3 मीटर मतलब 1 मिलीमीटर में, समझना 1 मिलीमीटर में 100 टन है, इसका मतलब 10 टू पावर -3 मीटर में 100 टन हो गया, इसलिए 1 मीटर में कितना, तो 10 टू पावर 2 अपॉन 10 टू पावर -3। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 10 टू पावर 5, यानी कि इसके नंबर ऑफ टर्न्स जो है पर यूनिट लेंथ 10 टू पावर 5 है। तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, n की वैल्यू हो गई 10 टू पावर 5 और i की वैल्यू है 1। ठीक है, तो ये हो गया 4 पाई इंटू 10 टू पावर -2। अगर 4 और पाई की वैल्यू आप 3.14 रखोगे, ठीक है, तो 4 3 जा 12, ये लगभग आप देख रहे हो ना 1 के आसपास, मतलब इतना ही आएगा, ये आएगा 12.56 इंटू 10 टू पावर -2। ठीक है, कैसा इतना आएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी अपने क्लास के कॉपी से था। ये तो सब टीचर पढ़ाते हैं, b इक्वल टू म्यू नॉट ni होता है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, जो स्कूल जाते हैं उनको ही पता है b इक्वल टू म्यू नॉट ni होता है। ठीक है, कहोगे तो मैं इसको भी दिखा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी अपने क्लास के कॉपी से। ठीक है, चलिए अभी टाइम वेस्ट होगा इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन दिखाऊंगा आप चेक कर लेना, मैग्नेटिक फील्ड में जाना, सोलेनॉइड में b इक्वल टू म्यू नॉट ni लिखा होगा, उस पर क्वेश्चंस किए गए होंगे। ठीक है, हमने दिखा दिया आपको कहां से ढूंढना है आंसर। चलिए 10th नंबर करते हैं।
देखो बेटा ये भी डायरेक्ट क्लास से करवाया क्वेश्चन है। अगर T1 T2 की द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट है ना बेटा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए है ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए जो n की वैल्यू होती है ये 2 होती है, ठीक है, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू जो होती है ये 3 होती है ना, बहुत बढ़िया। और एनर्जी आपसे पूछ रहा है कि अगर T1 T2 एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, तो बोर्स मॉड है ना, तो T1 और T2 का रेशियो क्या होगा, एनर्जी का रेशियो क्या होगा। देखो बेटा आप जानते हो कि एनर्जी जो होता है बेटा वो 13.6 अपॉन n स्क्वायर होता है ना, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या होगा ये है ना, तो इसके लिए एनर्जी क्या होगा बेटा है ना 13.6 अपॉन 4, और इसके लिए एनर्जी क्या होगा 13.6 माइनस n लगा सकते हो इसमें, माइनस n होता है, ठीक है, अपॉन 3 का 9, ठीक है। तो आपसे ये T1 बाई T2 पूछ रहा है ना, तो अगर आप रेशियो करोगे बेटा यहाँ से तो ये 9/4 आएगा है ना, क्योंकि अगर आप रेशियो करोगे यहाँ से E1 बाई E2, इन्होंने T1 बाई T2 ले लिया है, ठीक है, आप E1 बाई E2 ले सकते हो, T1 बाई T2 ले सकते हो है ना, तो माइनस 13.6 अपॉन 4, इसको रेशियो करोगे तो 9 अपॉन 13.6, ये कट गया और आंसर आएगा यहाँ से बेटा आपका 9/4। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। कहो तो मैं इसको भी दिखा दूं, चलो इसको भी दिखाई देता हूं मैं। इसके ऊपर आया था, ये था हमारा एटम चैप्टर में है ना, तो फिर से ओपन करते हैं टेलीग्राम, हाथ कंगन को आरसी क्या है ना, तुम लोग जाके बच्चों कुछ टंका पीटो मार्केट में, सारे के सारे क्वेश्चन क्लास से आए हैं, ठीक है, 43 क्वेश्चन क्लास से आए हैं तुम लोग का, देखो चलो। तो एटम भाई साहब कहाँ गए, ये भाई साहब एटम, कोई भी टीचर पढ़ाता होगा ये, ऐसा नहीं मैं ही कह रहा हूँ, ठीक है, मतलब ठीक है, किसी के 40 आए होंगे, किसी के 35 क्वेश्चन क्लास आए होंगे, मेरे 43 क्वेश्चन क्लास के हैं, ठीक है। देखो बेटा तो यहाँ मैंने पढ़ाया हुआ है तो एनर्जी जो होता है 13.6/n² होता है, ठीक है, और यहाँ मैंने बताया हुआ है आपको कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी में, ठीक है, देखो E2 लिया हुआ है हमने है ना, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी के लिए हमने N2 लिया हुआ है, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी के लिए देखो हमने E3 लिया हुआ है, ऐसा समझ में देख रहे हो ना, तो n = 3 2 लिया हुआ है ना, तो ये भी अपने क्लास का क्वेश्चन, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है आप लोग 4 कराए होंगे, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन क्लास से था है ना, और इतने करने के बाद भी 4 कर नहीं आया हो बेटा, तो अब कुछ नहीं हो सकता आपका, ठीक है। चलिए 11th नंबर, बच्चों को क्या होता है बिलीव नहीं होता है, आपको ना सिस्टम पे बिलीव करना पड़ेगा, टीचर पे बिलीव करना होगा, ठीक है। डॉक्टर बनने वाले हो आप लोग, डॉक्टर के पास जाते हो है ना, तो पहले उनको विश्वास करते हो तब जाकर के आपका होता है, ठीक है। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो बच्चे जो है इधर उधर के फालतू के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं है ना, देखो क्वेश्चन कितना इजी आया, सारा का सारा क्वेश्चन कॉपी से आ गया। चलिए तो ये भी अपने कॉपी से क्वेश्चन है, वैसे ये भी बहुत आसान है, सारे के सारे क्वेश्चन स्कूल लेवल के आए हैं वैसे बताओ। देखो बेटा तो ray of light fall on a glass surface of refractive index √3, ये √3 का ग्लास सरफेस है, मान लो इस पे फॉल किया है ना, कितने एंगल से 60 डिग्री का एंगल, डिग्री एंगल पे ये फॉल किया, ठीक है। तो ग्लास में क्या है, तो क्या हुआ होगा बेटा, ये टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ गया होगा है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये एंगल निकालना पड़ेगा, तो आप जानते हो कि म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर होता है ना, म्यू कितना है हमारा √3, साइन आई कितना है हमारा साइन 60 अपॉन साइन आर है ना, तो साइन 60 कितना होता है बेटा √3/2 है ना, √3 से √3 मर गया, ठीक है। तो यहाँ से साइन आर को मैं उधर भेजता हूँ, तो यहाँ से साइन आर हो गया 1/2, इसका मतलब बेटा आर जो हो गया वो 30 डिग्री हो गया, मतलब ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है, ठीक, यहाँ तक ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है ये कि एंगल बताइए रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच, ठीक है। तो ये तो बेटा इंसिडेंट रे था और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और ये एंगल तो 60 होंगे है ना। अब आपसे है ना, अच्छा ये एंगल कितना होगा, ये भी 60 होगा बेटा, के ऊपर 90 होता है। तो आपसे पूछ रहा है ये कि एंगल बताइए रिफ्रैक्टेड, देखो बेटा ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है
और ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, इनके बीच एंगल पूछ रहा है आपसे, है ना। तो देखो बेटा ये 60 है, इधर कितना होगा 30, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना हो गया 90 हो गया टोटल एंगल। टोटल एंगल कितना हो गया बेटा 60 + 30 90। कितना बेबी एंगल क्वेश्चन है ना, देखो 90। आसान है, स्कूल लेवल का क्वेश्चन है, तो ये भी करवाया हुआ है, आप चेक करना जा करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। कितना कर लिया हमने, हमने 11 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा बेटा बहुत। देखो 12 नंबर अगेन बेबी लेवल था, देखते हैं टिक मारने वाला क्वेश्चन था बेटा। कह रहा है कि 100 बबल को जब आप एक्सपेंड करोगे, फुलाओगे ऐसे, तो प्रेशर क्या होगा। तो बेटा जब भी कभी वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब जाकर चेक कर लेना, थर्मोडायनामिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है, बहुत सारे ग्राफ पढ़ाया हुआ है इसमें, ठीक है। जाना पीडीएफ ओपन कर लेना थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो ये भी अपने क्लास में कॉपी से है। नेक्स्ट है बेटा प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ठीक है। ये तो मैं दिखाऊंगा आपको कि ये अपने क्लास में क्वेश्चन से कहां से आया है, ठीक है, बिल्कुल दिखाऊंगा ओपन करके आपको, क्योंकि ये मैंने डायमेंशन जो पढ़ाया हुआ है उसमें प्रॉपर मेहनत से बनाया हुआ नोट्स है। देखो पुराना नोट्स दिखा दूं या नया नया नोट्स दिखा दूं, 2 अप्रैल वाला है ना। यूनिट डायमेंशन ओपन करेंगे इसमें और जाएंगे आप लिस्ट ऑफ डायमेंशनलेस क्वांटिटी में, ठीक है। तो अभी मिलेगा आपको लिस्ट ऑफ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये है बेटा हमारा लिस्ट ऑफ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, जहां में हमने पढ़ाया था सॉलिड एंगल के बारे में। देखो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म, एक्सपोनेंशियल टर्म, लॉगरिथमिक टर्म, न्यूमेरिकल कांस्टेंट एंड एंगल्स आर डायमेंशनलेस। साफ साफ लिखा हुआ है ना कि एंगल्स जो होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने पूछा सॉलिड एंगल पूछा, एंगल पूछा, ठीक है। आगे भी मैंने पढ़ाया, देखो एंगल, सॉलिड एंगल, ये सब डायमेंशन लेस होते हैं, है ना। लेकिन यूनिट होता है बेटा, हम लोग यूज करते हैं ना रेडियन, डिग्री, है ना। तो ये भी पता है आपको कि भाई कोई भी एंगल का यूनिट तो होता ही है, डिग्री होता है, रेडियन होता है, लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। ये साफ साफ हमारे पीडीएफ के 9 नंबर पेज पे लिखा हुआ है ना। ये लिस्ट ऑफ डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और वहां पे लिखा हुआ है एंगल और सॉलिड एंगल डायमेंशनलेस होते हैं। तो ये भी अपने क्लास कॉपी से है, मजा आया, चलो ठीक है। डंका बजा दो किस तरह के क्वेश्चन कॉपी से आया सारे क्वेश्चन, ठीक है। 43 क्वेश्चंस आए हैं। चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चंस पे। हाँ 13th नंबर तो अपने क्लास में कॉपी से ही है, दिख गया आपको। 14th नंबर हाँ 14th भी है, मतलब कौन सा नहीं है मैं बता देता हूँ आपको। 3rd नंबर हमारे क्लास में कॉपी से नहीं है, 20 नंबर नहीं है, ठीक है, 27 नंबर नहीं है ना, 36, 37, 40, 41, 3, 20, 27, 36, 37, 40, 41, सिर्फ इतने 7 क्वेश्चन सिर्फ अपने क्लास की कॉपी से नहीं है, ठीक है। बाकी सारे अपने क्लास के क्वेश्चन देखो। तो ये बताता हूँ मैं 14th नंबर कैसे करेंगे। ये इनडायरेक्टली है, ये डायरेक्ट अपने क्लास से नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली है ये, मतलब ऐसा क्वेश्चन हमने करवा रखे हैं, आपको दिखाता हूँ, ठीक बेटा। तो 13 नंबर और 12 तो हमने इसलिए नहीं करवाया कि देखते हैं टिक मारने वाला है वो एंगल से रिलेटेड बच्चों वाला क्वेश्चन। देखो ये कह रहा है कि व्हेन लाइट प्रोपेगेट थ्रू मटेरियल मीडियम, है ना, तो ER दिया हुआ है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी, और रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर दिया हुआ है, V क्या हो, ठीक है। तो हमने बेटा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में पढ़ाया था और मैग्नेटिक दोनों जगह पढ़ाया था कि C जो होता है हमारा ये 1/√μ0 और एप्सिलॉन, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट है ये, म्यू नॉट क्या है यहाँ पे परमिटिविटी है, सॉरी परमिबिलिटी है, और एप्सिलॉन जो है हमारा वो परमिटिविटी है, ठीक है। तो C क्या होता है, C होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो देखो यहाँ अगर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ भी परमिबिलिटी ले रहे हैं वैक्यूम का और परमिटिविटी भी ले रहे हैं वैक्यूम का, ठीक है। तो यहाँ से बेटा अगर आपको किसी मीडियम में स्पीड निकालना हो तो क्या करोगे आप यहाँ पे म्यू भी किसी मीडियम का लोगे और एप्सिलॉन भी किसी मीडियम का लोगे, नहीं लोगे, ठीक है। अब देखो तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ था बच्चों कि जो ER होता है ये होता है हमारा एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिमिलरली जो म्यू आर होता है हमारा वो होता है म्यू मीडियम अपॉन म्यू नॉट, सही है। तो यहाँ से
इस फॉर्मूले से एप्सिलॉन मीडियम क्या होगा, ई आर इंटू ई नॉट, है ना, और म्यू मीडियम क्या होगा, म्यू आर इंटू म्यू नॉट, ठीक है। तो अपन इसको रखेंगे यहाँ पे 1 बाई रूट अंडर म्यू मीडियम की जगह पे रखेंगे हम लोग म्यू आर इंटू म्यू नॉट, और एप्सिलॉन मीडियम की जगह पे रखेंगे ई आर इंटू ई नॉट। बोलो यहाँ तक सही है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें से ये नॉट वाले टर्म को अलग कर लेंगे, मतलब म्यू नॉट और एप्सिलॉन को अलग कर लेंगे, ठीक है, और म्यू आर और ई आर को अलग कर लेंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा मैं इतने को अब c कह सकता हूँ, देखो ये c का फॉर्मूला था, ये है समझ में, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, c, ठीक है, यहाँ से आ गया c अपॉन म्यू आर ई आर का रूट, और अपना यहाँ पे बेटा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब ये भी क्लास का क्वेश्चन था, कहाँ से था मैं देखो बताता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दोनों जगह पर आया हुआ है, ठीक है ना। अब जाके एक बार चेक कर लेना दोनों जगह, ये सब बचा पड़ा हुआ है ना, ईएम वेव में चेक कर लेना, आप ईएम वेव में पढ़ाया है मैंने अब इसको, और मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ाया है, ठीक है, चेक कर लेना, आप ना है तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। चलिए आइए आगे क्वेश्चंस करते हैं। 14 नंबर हो गए, ऊपर है इसके बाद। चलिए तो हम करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मतलब 10th क्लास का क्वेश्चन था। देखो दो रेजिस्टेंस है, एक तो हमारा है 100 ओम का, ठीक है, और ये है एक 200 ओम का, ठीक है, कनेक्टेड है पैरेलल में इलेक्ट्रिक सर्किट से, है ना, मतलब किसी भी सर्किट से कनेक्टेड होंगे, ठीक है ना, कुछ भी वोल्ट मान लिया हमने इसको दिया, ठीक है। आपसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन 100 ओम टू द ईयर, मतलब हीट H1 मान लो इसमें और H2 इसका रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो पैरेलल में बच्चों दोनों रजिस्टर में वोल्टेज सेम होता है, तो हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि हीट जो होता है वो V² अपॉन RT होता है अगर वोल्टेज सेम हो तो। एक और फॉर्मूला होता है हीट का I² RT, ठीक है, I² RT, तो ये सीरीज केस में लगाते हैं क्योंकि दोनों सीरीज में दोनों रेजिस्टेंस में करंट सेम होता है तो वहां लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे V² RT लगाएंगे तो दोनों के पास सेम वोल्टेज है, तो इसका मतलब H1/H2 जो है बेटा, इसका मतलब H1/H2 जो है वो डिपेंड करेगा आपके R2/R1 पे, क्यों? क्योंकि वोल्टेज तो सेम है, डिपेंडेंसी वाला क्वेश्चन हो गया ये, तो टाइम भी सेम है, तो R2/R1 है ना, तो R2 कितना है हमारा 200, R1 कितना है 100, आंसर आएगा बेटा इसका 2:1। है समझ में? आसान था ये, 10th का क्वेश्चन था, क्या आपने 10th में नहीं पढ़ा था E = V²/RT होता है, जो मेरे फार्मूला सेट भेजे हैं अभी क्रैश कोर्स वाले बच्चों को, उसमें भी बताया हमने कि हीट V²/RT होता है, ठीक है, जाके चेक कर लो, ये भी मैंने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया हुआ है, कोई भी टीचर पढ़ाता है, ये 10th क्लास में पढ़ाई होता है, ठीक है। चलिए 16th नंबर अगेन क्लास के क्वेश्चन से, और 16th नंबर तो बेटा मैं क्या बताऊं करेला क्वेश्चन नहीं है। देखो लैम्डा हमने पढ़ाया हुआ है आपको H/mv, है ना, या H/p, जाके चेक करो ड्यूअल नेचर में ड्यूअल वेवलेंथ लैम्डा = H/p या H/mv होता है, ठीक है। चलो मैं दिखाई देता हूँ, आप लोग भी क्या सोचोगे कि सर दिखाया नहीं है ना, सर ऐसे कह रहे हैं। देखो ये ओपन किया हमने ड्यूअल नेचर, कोई भी टीचर पढ़ाता है ऐसा नहीं है, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा = H/mv उस पे लास्ट आता है हमने डी ब्रोगली इक्वेशन, लेकिन ज्यादा मुझे ये तो हर जगह पढ़ा हुआ है लैम्डा = H/mv, है ना, देखो लैम्डा = H/p H/mc, है ना, बताया हुआ है ना हमने, ठीक है। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि अच्छा मैंने वही वहां किया हुआ है ना, एक मिनट, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि लेमडा और पी का ग्राफ क्या होगा बेटा, तो ये तो देख ही पा रहे हो आपकी लेमडा जो यूनिवर्सली है पी के, है ना, तो याद है आपको ये तो हर जगह पढ़ाया गया था, पोटेंशियल KQ/R होता है, वहां भी पी और आर का ग्राफ ड्रॉ करवाया गया था, तो ऐसा ग्राफ आया था, है ना, इस टाइप का ग्राफ आता है ये, ठीक है।
ये तो बहुत ही ईजी है, मतलब इससे जो कुछ हो नहीं सकता कि लैम्डा 1 बाई इनवर्सली 1 बाई पी के है तो 1 बाई वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स ग्राफ बताइए आपको कैसा होता है बेटा, है ना, ऐसा वाला ग्राफ होता है ये, ठीक है ना। v इक्वल टू के क्यू बाई आर में भी सिखाया गया था आपको v वर्सेस आर का ग्राफ। इवन इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, वहाँ भी e वर्सेस आर का ग्राफ सिखाया गया है आपको, है ना, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, है ना, ठीक है। तो ये भी बॉक्स दिखाई दिया मैंने आपको। चलिए करने वाला क्वेश्चन नहीं है ये, कटा हाई जाने वाला है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए 17th नंबर में थोड़ा सा जान है ना, मतलब क्लास में डायरेक्ट यही क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने करवाए, ठीक है। 20 नंबर सिर्फ नहीं अपने क्लास का, नहीं तो एक से और एक थर्ड नंबर नहीं था, नहीं तो सारे हैं, अभी देखते हैं। देखो एक स्क्वायर लूप है हमारा, है ना, साइड 1 मिलीमीटर का, रेजिस्टेंस 1 ओम है और रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में 0.5 टेस्ला, ठीक है। सपोज कर लो ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, है ना, 1/2t 0.5 टेस्ला, ठीक है। और इसमें कोई कॉइल रखा हुआ है, मान लिया ये कॉइल है, ये रखा हुआ है। अब मैं ऐसा क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि कह रहा है प्लेन ऑफ लूप जो परपेंडिकुलर है, तो देखो बेटा ये प्लेन हो गया, ये लूप हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा हमारा वो पैरेलल होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ रहा है ना, तो फ्लक्स क्या होता है बेटा, है ना, b into a, यही होता है ना। एंगल यहाँ पे 0 डिग्री है, बी ए cos 0 कर सकते हो आप इसको। तो b की वैल्यू 1/2, एरिया की वैल्यू है 1, cos 0 हमारा 1 होता है, कितना आ गया यहाँ से 0.2, है ना, और यूनिट होता है बेटा वीबर, ठीक है। तो इससे ये कुछ हो सकता है, बताओ, नहीं हो सकता ना कुछ। चलो 18th नंबर, हाँ 18th नंबर भी अपने क्लास का क्वेश्चन है, कॉपी का, सॉरी, है ना, बहुत सारे डायमेंशन में निकलवाया हुआ है, आप चेक कर सकते हो वहाँ पे, मैं भी करके दिखाता हूँ आपको। देखो मैं पहले दिखाई दूँ क्या आपको, कहाँ मैंने करवाया हुआ है, मैं पहले दिखा देता हूँ। हाँ, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, मैग्नेटिक फ्लक्स, सेल्फ इंडक्टेंस, तीनों मैंने क्लास में करवाया हुआ है ना। ये न्यू डायमेंशन ओपन हो गया हमारा, है ना, अभी दिखाता हूँ। देखो ये देखो, ये परमिटिविटी का डायमेंशन करवाया हुआ है एप्सिलॉन का, है ना, और दिखाता हूँ आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी करवाया था। देखो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स करवाया था, देखो ये मैग्नेटिक फ्लक्स करवाया था, आया समझ में, सब लगभग मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। ये भी अपने क्लास की कॉपी है, चलिए करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स कह रहा है ना। अब देखो बेटा सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, तो सेल्फ इंडक्टेंस का पहले निकालते हैं हम लोग। सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है L, ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स बाई I, L इक्वल टू 5/I, ठीक है। अच्छा तो और फ्लक्स का निकालना पड़ेगा, तो पहले B का निकाल लेते हैं हम लोग। तो मैग्नेटिक फील्ड का होता है बेटा F/IL से निकालते हैं हम लोग, क्योंकि F इक्वल टू IL भी हमने सिखाया हुआ है। तो F का होगा MLT-2, है ना, और I का हो गया A और L का हो गया L, तो यहाँ से कट करके B का आ गया MAT-2, ये हो गया हमारा B का डायमेंशन। वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स का बेटा क्या होता है, B into A होता है, तो M L स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया का L स्क्वायर होता है ना, और ये T-2 मैग्नेटिक फ्लक्स का हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि द डायमेंशन दिस बिलोंग्स टू दिस, तो मैग्नेटिक फ्लक्स से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है ना। परमिटिविटी का भी निकाल सकते हैं, है ना, मैं निकालना सिखा देता हूँ आपको। पहले परमिटिविटी के लिए K का निकालते हैं, K होता है हमारा FR² है ना, क्योंकि आपने पढ़ा होगा F इक्वल टू K Q1Q2/R², ठीक है। तो यहाँ से F का हो गया MLT-2, R² का हो गया L², तो आप LQ कर देंगे, और ये होता है बेटा Q का AT, है ना,
यहाँ से आ गया एम एल क्यू ए माइनस 2 टी माइनस 4, ये हो गया किसका, के का। तो एप्सिलॉन का क्या होगा, इसका उल्टा, यानी कि एम माइनस 1 एल माइनस 3 ए 2 टी 4। आप पूछेंगे सर ये जानबूझ के आप कर रहे हैं टाइम वेस्ट, मुझे पता है बेटा ये डायमेंशन मैग्नेटिक परमेबिलिटी का है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको निकालना सिखा रहा हूँ। मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखाया, मैंने आपको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना सिखाया, मैंने आपको एप्सिलॉन सिखाया। मैग्नेटिक फ्लक्स निकल गया बेटा, तो आप यहाँ रख दोगे एम एल स्क्वायर ए टी माइनस 2 और आई का रख दोगे ए, यहाँ से आ जाएगा हमारा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो ये देखो सेल्फ इंडक्टेंस का भी नहीं है, परमिटिविटी का भी नहीं है, तो किसका होगा फिर, परमिटिविटी का ही होगा। अब सर परमिटिविटी का कैसे निकालेंगे बेटा, तो देखो आपने पढ़ा था dv इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl sin थीटा बाई r स्क्वायर, पढ़ा था ना पाइवट सावर्ट लॉ। तो आपसे म्यू नॉट का पूछ रहा है ना, 4 पाई का कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो जो म्यू नॉट का डायमेंशन होगा बेटा वो होगा dv का डायमेंशन इनटू r स्क्वायर का, साइन का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, अपॉन i का डायमेंशन, है ना, i का डायमेंशन बताइए आपको, a होता है और l का l। देखो b का मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या है, m a t माइनस 2, है ना, और r स्क्वायर का है l स्क्वायर, और नीचे बेटा ये हो गया हमारा a, है ना, करंट का a और dl का l, एक l से एक l मर गया, ठीक है, और एक a से एक a भी मर जाएगा। एक मिनट बेटा, कुछ ना कुछ गलती हुआ इसमें, एक मिनट तो मुझे पहले मैग्नेटिक फील्ड चेक कर देता हूँ, हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड गलत हो गया हो। F by IL MLT minus 2 upon I का A, ठीक है, M, हाँ बेटा मैग्नेटिक फील्ड का गलत हुआ है, M A minus 1 T minus 2 होगा, ठीक है, तो यहाँ भी ये होगा, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से म्यू नॉट का क्या होगा, dv into r स्क्वायर अपॉन I dl sin थीटा, है ना। तो dv क्या रखेंगे हम लोग, m a minus 1 t minus 2 r स्क्वायर का रखेंगे l स्क्वायर, है ना, और I का रखेंगे a और dl का रखेंगे l, ठीक है। अब देखो अब आ गया ये m, a ऊपर जाएगा, है ना, l देखो ये l ऊपर बच गया और ये ऊपर जाएगा तो -2, है ना, t minus 2, देखो m l t minus 2 a minus 2, ऐसा समझ में। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, डायमेंशन क्वेश्चन तो आपको पता ही है फंसाने के लिए होते हैं, 2-3 मिनट हमारा ले गया, है ना, लेकिन इसमें हमने बच्चों को कहा था कि 2-4 कांस्टेंट का डायमेंशन याद रखना, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, मतलब डायमेंशन में हमने कहा था कि कांस्टेंट का डायमेंशन ही याद रखना है आपको, ठीक है। तो देखो वही सब आया, ठीक है, इस हिसाब से मैंने बच्चों को बता के भेजा था यहाँ से। चलिए अब हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें इधर वालों ने बोनस तो लिखा हुआ है, लेकिन मैंने सॉल्व किया तो ये हो गया, है ना, हो सकता है अब गलत हूँ मैं, है ना, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ कैसे होगा ये क्वेश्चन। मेरा आंसर आ रहा था इसमें। थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, नहीं तो काफी लंबा हो जाएगा मुझे लग रहा है। चलो तो यहाँ पे कह रहा है बच्चा कि टू मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, न्यू एंड इतना न्यू बाई 2 आर इंसिडेंट, ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक मेटल में इंसिडेंट हुआ ये, और स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs/2 और Vs, ठीक है। तो यहाँ से आप जानते हो कि आइंस्टीन का जो इक्वेशन है वो है hν इक्वल टू hν नॉट प्लस ev, है ना। तो एक बार हमने EVs/2 लेना है, क्योंकि जब देखो जब न्यू फ्रीक्वेंसी से आया एनर्जी कितना रहा होगा hν, है ना, और अगली बार ये न्यू बाई 2 से आया तब वहाँ पे रहा होगा hν/2 इक्वल टू यहाँ पे hν नॉट और प्लस EVs, ऐसे करके दो अपना इक्वेशन बनेगा, ठीक है। ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन है बच्चों, ठीक है, डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। एक ऐसा इक्वेशन बनता है hν इक्वल टू W नॉट प्लस K मैक्स, ठीक है, और वहाँ पे W नॉट की जगह पे हम लोग hν नॉट लेते हैं, जहाँ पे न्यू नॉट जो होता है बेटा हमारा वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो।
अब मैं अगर इक्वेशन 1 में से 2 को घटाऊं, ठीक है, अगर मैं इक्वेशन 1 माइनस 2 करूं तो बेटा ये एच न्यू में से एच न्यू बाई 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, एच न्यू बाई 2 होगा, है ना। मैं अगर एक मिनट, हाँ, मैं अगर माइनस करूं इसको, ठीक है, तो इधर ये बचेगा, इधर तो ये दोनों कट जाएगा और इधर बचेगा बेटा ई वी एस बाई 2 में से जाएंगे तो ई वी एस बाई 2 बचेगा माइनस, सही है। तो 2 से 2 काट देंगे तो यहाँ से ई वी एस की वैल्यू आ गई। तो हमसे ये पूछ रहा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, तो किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देंगे, इसी में कर देते हैं हम लोग एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस, है ना, ईवीएस, ईवीएस का वैल्यू क्या है, ईवीएस की वैल्यू एच न्यू, ईवीएस बाय 2 की वैल्यू कितनी होगी, एच न्यू बाय 2, है ना, और माइनस में होगी, ठीक है, तो ये मैं माइनस का साइन दे देता हूं। ये बेटा मैंने ईवीएस का वैल्यू, देखो ईवीएस का वैल्यू आया है एच न्यू, ईवीएस 2, ईवीएस बाय 2 की वैल्यू हमने रख दी एच न्यू बाय 2, ठीक है। तो यहाँ से ये इधर जाके घटेगा बेटा, ये इधर जाके घट जाएगा एच न्यू में से, एच न्यू बाय 2 ही तो बचेगा, है ना। तो यहाँ से हो गया हमारा एच न्यू बाई 2 इक्वल टू एच न्यू नॉट, ठीक है। तो सॉरी प्लस हो जाएगा बेटा, ये जाकर के उधर प्लस हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 3 एच न्यू बाई 2 इक्वल टू एच न्यू नॉट, एच से एच कट गया, यहाँ से न्यू नॉट आ गया 3 न्यू बाई 2, जो कि मेरा थर्ड आंसर आ रहा है, ठीक है। और इन वालों ने इसका बोनस लिखा हुआ है तो हो सकता है कुछ चेंज हो या पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये आ रहा है, ठीक है, 3/2 न्यू आ रहा है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो इन वालों ने बोनस लिखा हुआ है, इसको देखते हैं क्या होता है। अगला क्वेश्चन मेरा कंसेप्चुअल था कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी जो है वो 60 हर्ट्ज का है तो आउटपुट कितना होगा। बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर जो वो एक ही हाफ साइकिल में काम करता है लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मैंने बताया ना 20 नंबर हमारे क्लास के कॉपी से नहीं था सिर्फ, है ना, थर्ड नंबर नहीं था और ये 20 नंबर नहीं है, ठीक है। इसका आंसर 60 हर्ट्ज ही होगा, ये कंसेप्चुअल है, दिमाग वाला है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर में नहीं कम होता है, ठीक है। चलो 21 देखते हैं। 21 तो बेटा ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये भी क्लास में कॉपी से, हम लोग आधे क्वेश्चन कर पाए हैं अभी तक। देखो बेटा ये तो आपको पता ही है ना, ये वाला प्रोसेस जो है हमारा ये क्या है, आइसो बारिक, ठीक है। ये वाला प्रोसेस क्या है हमारा, आइसोकोरिक। ये क्वेश्चन रिपीटेड है बेटा, 2016 वाला में आया था, ठीक है। अब थर्ड और सेकंड में कंफ्यूजन होता है, तो इसमें बेटा जिसका ज्यादा शार्प कर्व होता है वो एडियाबेटिक होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एडियाबेटिक। क्यों, क्योंकि एडियाबेटिक के लिए बेटा पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, जबकि ये वाला जो हमारा आइसोथर्मल का, क्योंकि आइसोथर्मल के लिए पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ऐसा समझ में, इसमें पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट है ना। यहाँ से अगर आप पी निकालेंगे तो क्या होगा, 1/v का पावर गामा होगा ना, तो कर्व शार्प होता है इसका, ठीक है। तो पूछ रहा है कि द कर्व व्हिच रिप्रेजेंट द एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस कौन है इसमें, जो कर्व 2 है बेटा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ये एडियाबेटिक कर्व है, ठीक है। और ये सेम क्वेश्चन मैं बताऊं आपको बच्चों, आप जाकर देखना नीट में 2016-17 में या हाँ 16 वाला में पहले आ चुका है और इससे लेंथी आया था, उसमें तो प्रॉपर पूछा गया था कि 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स में जाइए और हमारे नोटबुक हमारा जो है पीडीएफ टेलीग्राम का पीडीएफ उसको ओपन करके देखिए, आप दिखेगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है, ये भी हमारे क्लास के कॉपी से, ठीक। उसके बाद बेटा ये 22 नंबर तो मैं क्या ही बताऊं, बोर्ड वालों को हमने इतना रटवाया था इस बार, मैंने कहा था कि बोर्ड वालों आएगा, अब संजोग देखो बोर्ड वालों का यूज आ गया, नीट वालों को एलिमेंट आ गया, ठीक है। ये तो मैं जरूर दिखाऊंगा ओपन करके कहाँ पे है ये, है ना। मैं यूनिट डायमेंशन पहले कट कर देता हूँ, एटम भी कट कर देता हूँ, न्यूक्लियर भी कट कर देता हूँ, ये सब दिखा चुका हूँ आपको, देखो। हाँ तो क्या दिखाना था हमें, हाँ हमें दिखाना था ईएम वेव का, नहीं ये ईएम वेव ओपन कर लिया हमने।
और सबसे लास्ट में बेटा ये हमने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। देखो मैं आप फोन से देख लेता हूँ इस क्वेश्चन को, या चलो यही दिखा देता हूँ, यही क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे था हमारा कि एम रेडियो वेव, ठीक है ना। तो एम रेडियो वेव देखो कितना है, 10⁻² है ना। तो इसको आप एम रेडियो वेव को लगा दोगे 10⁻², मतलब ए का 2, पहला ही ऑप्शन वैसे आ गया, ठीक है। अच्छा माइक्रोवेव, देखो बेटा माइक्रोवेव देखो 10⁻² है, माइक्रोवेव का 10⁻² लगा दो, है ना। बी का थर्ड, देखो बी का थर्ड आ रहा है ना, ए का 2 आया, बी का थर्ड आया, यही आएगा। सी का 4, देखो इंफ्रारेड है 10⁻⁴ आएगा इंफ्रारेड, देखो इंफ्रारेड, इंफ्रारेड कहाँ गया भैया, ये देखो 10⁻⁴ के आसपास, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चे अपने क्लास से था, और जो हमारे क्लास वाले बच्चे वीडियो देख रहे हैं याद करो, जस्ट अभी जब 12th एग्जाम होना था, बीच में जो गैप मिला था ना बोर्ड वालों का, है ना, फिजिक्स के एग्जाम से जस्ट पहले दिन हमने रटवाया था एकदम क्लास में, उसको लाइन बाय लाइन रटवाया था, ठीक है। तो वहां से ये क्वेश्चन आ गया, ठीक बेटा। वैसे उम्मीद तो नहीं थी, है ना, फ्रीक्वेंसी की लैम्डा वगैरह याद नहीं रखते हैं बच्चे, है ना, तो ये मुझे लग रहा है कि बच्चों ने किया नहीं होगा, है ना। लेकिन अब नोट को अगर सीरियसली लेते तो फिर कुछ हो जाता, है ना। नोट को मैंने सीरियसली लिया नहीं, मैंने बच्चों के लिए प्रॉपर उसको पेस्ट करके रखा हुआ है कहीं ना कहीं से उठा करके, ठीक है। चलिए 23 नंबर देखते हैं। 23 में क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, ये तो कोई भी टीचर पढ़ाता है, मैंने ही पढ़ाया हुआ है, आप जाके देख लो मोशन में, ठीक है। तो रेशियो ऑफ रेस्पेक्टिव वेलोसिटी पूछ रहा है बेटा। तो स्लोप यानी कि 1030/1045, 1030 कितना होता है 1/√3, 1045 क्या होता है हमारा 1, है ना, 1/√3, ठीक है। ये भी दिखाने की जरूरत है, ये तो नोट्स में होगा, या फिर चेक करो सारे ग्राफ में मैंने लिखवाया हुआ है कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी देता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। अगर कहोगे तो मैं भी दिखा दूंगा मोशन चैप्टर में चल करके। देखो साफ साफ हमने लिखवाया हुआ है, सारा लिखवाया हुआ है हमने कि पोजीशन टाइम ग्राफ, देखो पहले इसको मिटा दूंगा, 1/√3 आ गया था ना हमारा, हाँ। तो देखो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन देता है, पोजीशन टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देता है, मोमेंटम टाइम ग्राफ फोर्स देता है, मैंने सारा पढ़ाया था बच्चों, ठीक है। आगे समझ में, चलिए तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ 24 नंबर, 24, ठीक है। 24 जैसा ही करवाया है, सेम क्वेश्चन नहीं है अपने क्लास में करवाया हुआ। 25 तो बच्चों पहले 25 ही करवा लो। 25 देखो अगेन बोर्ड लेवल का क्वेश्चन, आप लोग सबको पता है कि ई आर एम एस जो होता है बेटा, है ना, वो E0/√2 होता है ना। तो आपसे ये पीक वैल्यू पूछ दिया इसने, तो E0 क्या होगा हमारा √2 टाइम्स ERMS, ठीक है। ये कोई भी टीचर करवाता होगा, दिखाने की जरूरत ही नहीं है ना। कोई भी ऐसा टीचर नहीं होगा जिसने करवाया नहीं होगा कि ERMS E0/√2, ठीक है। चलिए ये तो 25 तो है। 24 करते हैं हम लोग, 24 बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, देखो इसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल है ये। In Young's Law's experiment, a student observed 8 fringe in a certain segment of screen, मतलब
8 फ्रिंज दिखाओ उनको, ठीक है। आपको पता है कि एक फ्रिंज विड्थ जो होता है हमारा वो लैम्डा डी/डी होता है ना। तो 8 फ्रिंज दिखाओ उनको किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में, ठीक है। कब? जब 600 नैनोमीटर का लैम्डा यूज किया गया, ठीक है। जब 600 नैनोमीटर का लैम्डा यूज किया गया तो कह रहा है कि अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट हम 400 नैनोमीटर का ले लेते तो कितना फ्रिंज आता, ठीक है बेटा। तो है ना n टाइम्स लैम्डा 1 d/d है ना, मतलब n1 ले लेता हूँ इक्वल टू n2 टाइम्स लैम्डा 2 d/g है ना, क्योंकि हमारा फ्रिंज विड्थ जो होता है लैम्डा डी/डी होता है और n फ्रिंज बन रहा है, तो एक का विड्थ होता है लैम्डा डी/डी, ऐसे n फ्रिंज बन रहा है ऐसे समझ में। तो यहाँ से डी/डी तो बेटा डी/डी कट गया, ठीक है ना। तो n1 यानी कि 8 हो गया, लैम्डा 1 यानी कि 600 नैनोमीटर हो गया इक्वल टू n2 और ये हो गया हमारा 400 नैनोमीटर, ठीक है। नैनोमीटर कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया बेटा, तो कितना हो गया, ये इधर हो गया 48 और अपॉन में आ गया उधर से 4 है ना, यहाँ से 12 आंसर आ रहा। हार्ड क्वेश्चन ये भी नहीं था, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन क्लास में करवाया गया है ना, जाके आप चेक कर लेना, पीडीएफ में भी है बहुत सारे क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है। बोर्ड लेवल का क्वेश्चन ये भी। चलिए 24 चलते हैं, ऐसे 25 तो करवा ही दिया मैंने आपको। हाँ 26 सिर्फ जो क्लास के क्वेश्चन नहीं है मैं बता दूं, 3 नंबर 20 नंबर 27 नहीं है, ठीक है। यही सब 7 क्वेश्चन नहीं है बस अपने क्लास के 50 में से 43 क्वेश्चन अपने क्लास के, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता मेरे बच्चों से ना, हर साल मैं देखता हूँ बच्चे जो है फिजिक्स तक पहुंचते ही नहीं है ना, रास्ते में रह जाते हैं बायो करते हुए, ठीक है। अब देखो if initial tension on a string is doubled, ठीक है, स्पीड पूछ रहा है, तो आप सबको पता है v जो होता है रूट अंडर t by mu होता है ना, k टाइम्स रूट अंडर t by mu, ये पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है बेटा कि अगर टेंशन हमने डबल कर दिया है ना, टेंशन क्या कर दिया हमने, डबल कर दिया, ठीक है। तो इफ द इनिशियल टेंशन ऑफ एन स्ट्रिंग इज डबल, तो पहले जो स्पीड होगा वो t होगा है ना, तो आपसे ये v1 by v2 पूछ रहा है ना। तो किस पे डिपेंड करेगा ये बेटा, म्यू तो दोनों में सेम होगा, तो यहाँ t ले लेंगे और यहाँ पे क्या ले लेंगे हम 2t है ना। तो रूट 2 से रूट 2 कट गया, यहाँ पे क्या आया बेटा 1 by रूट 2 आया हमारा, ठीक है। तो ये आंसर हमारा, और ये भी ये तो सबको पता है फार्मूला होता है, कहो तो ये भी दिखा दूंगा मैं आपको, ये भी अपने क्लास कॉपी से आप जाना वेव चैप्टर में स्पीड ऑफ साउंड चेक करना, उसमें करवाया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। हाँ 27 बेटा एग्जैक्टली यही नहीं करवाया गया, देखो क्लास के कॉपी से वही नहीं जो सब कंसेप्चुअल आता है, कंसेप्चुअल तो बेटा कुछ भी कॉन्सेप्ट पूछ सकता है, तो मैंने बताया ना आपको कि 3 नंबर एक क्लास की कॉपी से नहीं है, 20 नहीं है और 27 नहीं है, अभी तक के 3 क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। लेकिन ये थे आसान, ऐसा नहीं कि नहीं करने लायक थे, मतलब थ्योरी वैसे समझाया गया है आपको, ठीक है, कंसेप्चुअल है। देखो कह रहा है कि बायोट-सावर्त लॉ गिव्स द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एन इनफाइनेटेसिमल करंट एलिमेंट आइडियल कंडक्टर ओनली, ठीक है। तो बिल्कुल आप जानते हो कि dv इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन i स्क्वायर होता है, ये जानते हो है ना, ठीक है। इसके बाद सेकंड कह रहा है कि बायोट-सावर्त लॉ इज एनालॉगस टू कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ चार्ज q, यहां तक सब कुछ सही था। ये कह रहा है कि विद द फॉर्मर बीइंग रिलेटेड टू फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्केलर सोर्स आइडियल, यहाँ पे आइडियल सोर्स, आइडियल को इन्होंने स्केलर सोर्स कह दिया, जबकि चार्ज को इन्होंने वेक्टर सोर्स कह दिया। चार्ज बेटा स्केलर क्वांटिटी होता है और जबकि आइडियल जो है करंट एलिमेंट वेक्टर है, तो ये चीजें उन्होंने गलत बोल दी, गलत लाइन बोल दिया। उन्होंने कह दिया कि q जो है वो, उन्होंने कह दिया कि कूलॉम्स लॉ में है ना, कूलॉम स्क्वायर लॉ में जो चार्ज है वो वेक्टर सोर्स है, ऐसा इन्होंने बोल दिया, ठीक है। जबकि आइडियल जो स्केलर सोर्स है, तो यहाँ बेटा यहाँ इनका स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन हुआ। और कहो तो मैं ये भी दिखा दूं, आपके बायोट-सावर्त में जाके चेक करो, बायोट-सावर्त में पढ़ाया हुआ है मैंने आपको ये सब कुछ है ना, तो मैं तो कह सकता हूँ कि 27 भी कॉपी सही है क्लास की, ठीक है। चलिए हाँ 28 डायरेक्ट अपने क्लास का कॉपी एकदम 2
टू बाई ये एकदम लाइन बाई लाइन अपने क्लास का नाम दिखाता हूँ आपको। 28 नंबर है ना, चलते हैं टेलीग्राम पे। इलेक्ट्रिसिटी ओपन करते हैं, या मैं इसी में दिखा देता हूँ आपको, मेरे नोट्स में आया हुआ है डॉक्यूमेंट में जा करके। करंट इलेक्ट्रिसिटी देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर जो होते हैं हमारे और इंसुलेटर के नेगेटिव होते हैं, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट कंडक्टर के जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। अगले पेज में शायद ये भी लिखा होगा कि इंक्रीज या डिक्रीज, नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मतलब यहाँ कहने का वही है, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो कंडक्टर का पॉजिटिव है, मतलब क्या, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, जबकि सेमीकंडक्टर में और इंसुलेटर में नेगेटिव होता है, मतलब घटेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी में पढ़ाया हुआ है हमने, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज कोलिजन ज्यादा फ्रीक्वेंटली होने लगता है, रिलेक्सेशन टाइम घट जाता है, इसलिए रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ, ठीक है, कंडक्टर में, है ना। तो ये चीजें भी अपने क्लास के कॉपी से ही आया है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा बेटा क्या होगा, कंडक्टर के लिए इंक्रीज करता है लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए डिक्रीज करता है, ठीक है। चलो तो ये भी अपने क्लास के कॉपी से है, बहुत आसान नहीं करवा रहा हूँ मैं इसको। हाँ 29 की क्लास से है, देखो एनर्जी पूछ रहा है हमसे 1 आवर में कितना होगा, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी ओपन करके। अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी ओपन किया था ना, इसमें पावर में करवाया था मैंने इसको। चलो कोई नहीं, बता दो हम कैसे होगा, ये बहुत आसान है, ठीक है। मतलब ये 10th क्लास का क्वेश्चन है ये, देखो बेटा 10th क्लास में पढ़ना होता है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर ना पूछ के, ये मैंने क्लास करवाया हुआ था, यहाँ पे 100 किलोवाट आवर पूछ दिया गया, 100 किलोवाट आवर, 1 आवर पूछा ना आपसे, तो 100 मतलब 10 टू पावर 2 हो गया, किलो मतलब 10 टू पावर 3 हो गया, और आवर मतलब हो गया 3600, है ना। तो 36 इंटू 10 टू पावर कितना हो गया बेटा, ये 7 हो गया ना, देखो 2 जीरो तो यहाँ पे है ना, और ये 3 और 2 5, ठीक है ना। तो आप जाके देखना 10th क्लास की बुक देखना, 1 किलोवाट आवर वहाँ पे लिखा हुआ है, और 1 किलोवाट आवर की जो वैल्यू होती है किलो की 10 टू पावर 3 और आवर की 3600, तो इसकी वैल्यू होती है 36 इंटू 10 टू पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पे 36 इंटू 10 टू पावर 7 आ गया, क्योंकि 100 किलोवाट हो गया। तो अब जाके चेक करना बेटा, ये 10th क्लास का भी पार्ट है, 10th क्लास का भी क्वेश्चन है ये, और मैंने भी करवाया हुआ है, मैंने 1 किलोवाट आवर करवाया था, एग्जाम में 100 किलोवाट आया है, ठीक है। अब बेटा 30 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी 9th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि 60 ग्राम का बॉडी है, कितने ग्राम का, 60 ग्राम का बॉडी, ठीक है। और इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि mg जो लग रहा है वो है 3 न्यूटन का, व्हेन प्लेस्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, जो किसी पॉइंट पे रखा हुआ है, तो उस पॉइंट पे g की वैल्यू पूछ रहा है आपसे बेटा, ठीक है। तो देखो mg इक्वल टू 3 है ना, तो m कितना है हमारा 60/1000 है ना, 60 ग्राम है ना ये, इनटू g इक्वल टू 3, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, है ना, 3 से ये हमने काट दिया 2, ठीक है। तो 2g इक्वल टू 100, तो यहाँ से g कितना होगा 50, है ना, 50 आंसर है इसका। इतना आसान, आपसे mg पूछा गया है बेटा, mg इक्वल टू इतना, तो g कितना, 9th लेवल क्वेश्चन कर सकते, कह सकते हैं इसको, ठीक है। बहुत बेबी क्वेश्चन, कोई टीचर ऐसा नहीं होगा इंडिया में जिसने ना पढ़ाया हो इसको, ठीक। हाँ 31 जरूर मैं दिखाऊंगा, 31 भी एकदम सेम टू सेम अपने क्लास के क्वेश्चन आया है, ठीक है। फिर से चलते हैं टेलीग्राम पे, ओपन करते हैं न्यूक्लियाई,
न्यूक्लियाई है। न्यूक्लियाई में आपको पढ़ाया गया था बेटा अल्फा डीके बीटा डीके, है ना, वहां का क्वेश्चन है, ठीक है, अल्फा डीके बीटा डीके का पढ़ाया गया था ना, वहां से क्वेश्चन। और सेम यही एग्जांपल हमने क्लास में करवाया हुआ है। अभी जो बच्चे 12th का एग्जाम बोर्ड का देके आ रहे होंगे उनको एकदम याद होगा कि अभी जस्ट मैंने करवाया था ये, और सेम वही क्वेश्चन आ गया। देखो ये देखो सेम वही एग्जांपल मैंने क्लास में लिया हुआ था कि बीटा प्लस डीके में देखो Na है ना 1122 बन गया 1022, नियॉन बन गया, और E प्लस। देखो सेम वही क्वेश्चन करवाया हुआ है मैंने क्लास में, मतलब ये भी नहीं कि अलग, मतलब ये तो कह सकते हो कि देखो ना सेम वही एग्जांपल है। क्या बन गया ये सेकंड आंसर है इसका, नियॉन 1022 है ना, 10 और 22, देखो नियॉन 10 और 22, ऐसा में सेम यही क्वेश्चन करवाया था मैंने, बताया था कि बीटा प्लस डीके में बेटा एटॉमिक नंबर 1 कम हो जाता है, जबकि बीटा माइनस डीके में एटॉमिक नंबर 1 ऐड हो जाता है, ठीक है। सेम यही एग्जांपल क्लास का एग्जांपल यही आया है, ठीक है। अब मैं और क्या कह सकता हूँ, ठीक, तो ये भी क्लास का है 31 में। 32 पूछ रहा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी तो क्लास का ही है ना। आओ इलेक्ट्रिसिटी निकालते हैं। तो ये सब देख लो, 16 दिसंबर 2021 का पीडीएफ दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये भी नहीं कि मैं अभी बना लिया मैंने, है ना। इलेक्ट्रिसिटी सॉरी इलेक्ट्रिसिटी में नहीं, ये तो उसका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है, उसमें मैंने इक्विक पोटेंशियल बनाया हुआ वहाँ का है। देखो ये आया, ये देखो बेटा साफ साफ लिखवाया हुआ है मैंने, ये टॉपिक का नाम था प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ साफ साफ मैंने दूसरी प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के। और देखो बच्चों यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया गया कि क्या पूछ दिया गया कि एंगल क्या होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल के बीच का, क्या एंगल आंसर होगा 90 डिग्री का। मानते हो नहीं मानते हो बोलो, क्लास का क्वेश्चन था सारा, ठीक है, मानना पड़ेगा, प्रूफ दे रहा हूँ। चलो 33 हो गए हम लोग, खत्म होने के करीब है। एक चीज और बताऊं मैं, एक और कॉपी का 34 नंबर देखो डायरेक्टली, ये भी हर टीचर पढ़ाता है कि फ्री फॉलिंग में जो रेशियो ऑफ डिस्टेंस होता है 1:3:5 होता है। कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो नहीं पढ़ाता हो, ठीक है। ये भी मैं चल के आपको दिखाता हूँ टेलीग्राम पे जा करके, मोशन चैप्टर में निकाल के। ये है हमारा मोशन इन 1D, फ्री फॉल में जाना, फ्री फॉल में ये हमने करवाया हुआ है, तीसरा वाला क्वेश्चन है फ्री फॉल का। ये तो मैंने अभी क्रैश कोर्स में ही पढ़ाया था बच्चों को, मतलब ये सब तो कॉमन चीज है। देखो फ्री फॉल आ जाओ, ग्राफ से ऊपर ही होगा फ्री। देखो ये मिल गया, अच्छा ये अपवर्ड प्रोजेक्शन है, आगे देखते हैं। ये देखो ये साफ साफ देखो, हमने दोनों पढ़ाया था बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल इन कंसेक्यूटिव सेकंड में पढ़ाया था जो कि 1:3:5 आया था, और हमने ये भी पढ़ाया था कि डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकंड, है ना, फर्स्ट 1 सेकंड फर्स्ट 2 सेकंड, हमने ये भी पढ़ाया था, दो क्वेश्चन करवाया था हमने, फर्स्ट 2 सेकंड फर्स्ट 3 सेकंड फर्स्ट 1 सेकंड, एक तो ये भी करवाया था, और ये करवाया था फर्स्ट सेकंड 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 थर्ड सेकंड, जो कि आज नीट में आया है 1:3:5 होगा। और एक बार नहीं है, दो दो तीन तीन बार करवाया था। फॉर्मूला का चार्ट देख लो अभी टेलीग्राम पे जाना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का फार्मूला चार्ट देखना, फार्मूला चार्ट में भी मैंने इसको इंक्लूड किया था इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए तो आगे समझ में, ये भी क्वेश्चन अपने कॉपी से था बच्चों। चलिए ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, है ना, और टाइम लेते हैं। हाँ 33 कर लेते हैं, 33 करने लायक क्वेश्चन है ना।
इसमें कह रहा है कि कॉपर वायर है, लेंथ 10 मीटर का, रेडियस इतना का, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इतना है, करंट डेंसिटी पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो करंट डेंसिटी पूछ रहा है आपसे कब, इलेक्ट्रिक फील्ड दे करके, है ना। तो बेटा यहाँ पे चेक करना, मैंने फॉर्मूला लिखवाया होगा आप लोगों को, J इक्वल टू सिग्मा ई, और यहीं से बेटा J इक्वल टू ई बाई रो, और ये लास्ट ईयर में नीट में आया था बेटा, J इक्वल टू ई बाई रो, है ना। बोर्ड वाला वही मैंने करवाया था, J इक्वल टू सिग्मा ई, J इक्वल टू ए रो, ये लास्ट ईयर यानी कि नीट 2020 में भी आया था ये फॉर्मूला, J इक्वल टू ई बाई रो, ठीक है। तो रो निकालना पड़ेगा पहले आपको, है ना। तो रो का फॉर्मूला क्या होता है, RAYL 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने। तो रेजिस्टेंस 10 ओम है, एरिया होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, तो पाई इनटू रेडियस कितना है 10 टू पावर माइनस 2 बाई पाई, है ना। तो आप पाई आर स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 4, है ना, बाई पाई स्क्वायर, सही है। ये हो गया आर, ये हो गया एरिया पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई इंटू आर स्क्वायर कर दिया हमने 10 टू पावर माइनस 4, और ये ठीक है। और चलो तो ये हो गया हमारा, तो ये आ गया लगभग 10 टू पावर माइनस 3 बाई पाई, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 है ना, और नीचे रो कितना है हमारा 10 टू पावर माइनस 3 है ना, तो ये ऊपर जाके कितना होगा 10 टू पावर 4, आंसर हमारा 10 टू पावर 5 है। कुछ गलती हो रहा है, एक मिनट। हाँ बेटा एल भी तो लेना है, ये हो गया आर की वैल्यू, ये हो गया हमारा एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर, और ये लेंथ, लेंथ ले लिया हमने 10, तो 10 से 10 कट गया, तो यहाँ पे आ गया 10 टू पावर माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप 10 टू पावर माइनस 4 ले लेंगे, तो ये ऊपर जाकर के 10 टू पावर 5 कर देगा, ठीक है बेटा। अब एक चीज उन्होंने गड़बड़ किया है मुझे लग रहा है, एक 10 टू पावर माइनस 2 बाई पाई लिया है, ये प्रिंटिंग मतलब इन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक किया है इन वालों ने, ये रूट पाई है एक्चुअली, ठीक है। मेरे पास पेपर है, मैं अभी लिख भी लेता हूँ, है ना। ये जो है रूट पाई है बेटा, ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन है, 33 है ना। ये रूट पाई है, ठीक है। तो रूट पाई होगा, वही मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे कैसे, नहीं तो वो बना देंगे। तो रूट पाई होगा तो रूट पाई का स्क्वायर पाई होगा, और पाई से पाई कट जाएगा, 10 टू पावर माइनस 4 आएगा, है ना। j इक्वल टू ई बाई रो, ये हमारा 10 टू पावर 10 है, और रो हमारा 10 टू माइनस 4 है, तो यहाँ से आंसर आ गया 10 टू पावर 5। आसान क्वेश्चन था ये भी। चलिए अब 35 नंबर क्वेश्चन, ये भी अपने क्लास का ही है ना, सिंगल क्वेश्चन करवाया था हमने, पावर एफ डॉट बी होता है सबको पता है ना, उसी का क्वेश्चन आया हुआ है। चलो देखो बेटा, तो लिफ्ट जो है हमारा वो 2000 किलोग्राम का है ना। तो अगर 2000 किलोग्राम का है बेटा, तो 20,000 न्यूटन, इतना नीचे mg लगेगा इसका। मान लो ये लिफ्ट है, इसका mg कितना होगा, इतना होगा 20,000, और अपोजिंग फोर्स है 3000 का, है ना, प्लस अपोजिंग फोर्स हो गया 3000 का, तो टोटल 23,000 न्यूटन का फोर्स का जरूरत है इस लिफ्ट को, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है पावर, तो पावर क्या होता है, एफ डॉट वी, नहीं पढ़ाया मैंने, कोई भी ऐसा टीचर नहीं इंडिया में नहीं पढ़ाता पावर, और तुम्हें ओपन करके चले जाओ पावर में, टॉपिक में ओपन करके देख लो। तो आप क्या करेंगे, 23,000 में v से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 1.5 मीटर पर सेकेंड, तो ये जो है 34,500 आएगा। मैं कहूँ तो एक बार करके देख लूँ, आता ही है, मैंने करके देखा था, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये 23, देखो 23 तो होगा नहीं, 20,000 तो होगा नहीं, है ना, 23,500 भी नहीं होगा, है ना, ये कल मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, 34,500 ही होगा, ठीक है। वैसे भी इतना छोटा डाटा है, ठीक। चलिए 35 भी हो गया। हाँ 36 क्लास का नहीं था, मैंने क्या बोला, 3 नंबर 20 नंबर 27 तो वैसे वो परमिटिविटी वो वाला है, आर्ट्स अवार्ड का वाला, वो अपने क्लास का ही है, ठीक है। 27 मैं कहूँगा है, 36 नहीं करवाया हुआ था, ठीक है। ये 36 में भी करवा देता हूँ आपको, ठीक है। 44 क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ अपने क्लास से, ठीक है, 27 नंबर को हटा करके।
देखो तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कितने नंबर है, 36 है ना, 36 में सॉल्व किया। चलो यहाँ पे आपको बता रहा है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय मॉलिक्यूल कंटेंट इन 4.5 किलोग्राम वाटर एट एसटीपी, ठीक है, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स वैनिश हो जाए तो, ठीक है बेटा। तो आप जानते हो पीवी इक्वल टू एनआरटी वाला फॉर्मूला है ना, तो पीवी इक्वल टू एन, तो यहाँ पर डब्ल्यू बाई एम इंटू आरटी कर देंगे, ठीक है ना। और आपको यहाँ से अब प्रेशर क्या होता है, 1 atm होता है बेटा, तो पी तो 1 atm ले लिया आपने, ठीक है। डब्ल्यू हमारा, डब्ल्यू क्या है हमारा 4.5 है ना, किलोग्राम है, तो 4.5 इंटू ये ले लिया हमने 10 टू पावर 3, ठीक है। और मास है ना, मास की जगह पे ले लेंगे बेटा ये H2 है ना, वाटर है ना, तो ये ले लेंगे हम लोग 18, आर की जगह पे ले लेंगे हम लोग 0.0821, 0.0821, और टेम्परेचर जो होता है हमारा ये 273 केल्विन होता है, ठीक है। ये सबको सॉल्व करोगे आप 5.6 मीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ जाएगा, मतलब ये एक्जेक्टली आएगा बेटा कितना 5603 लीटर आएगा, है ना, और यहाँ से आएगा ये आपका 5.6 मीटर, ठीक है। तो यही एक क्वेश्चन था जो क्लास में मैंने मेरे हमारे क्लास में कराया नहीं है ना, तो बाकी उधर लिख के रखा हुआ है 3 और 3 और 20 नंबर, ठीक है। चलिए 36 के बाद 37 करते हैं। 37 तो बेटा सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ना, सिग्निफिकेंट फिगर का है, इसमें थर्ड आंसर होगा, ठीक है। 38 करने लायक क्वेश्चन है, हाँ 38 में हमने सिमिलर क्वेश्चन क्लास में करवाया था। चलो देखो बेटा, कैपेसिटर को पहले चार्ज किया गया 100 वोल्ट से, कितने से 100 वोल्ट से, तो Q इक्वल टू क्या होगा CV, C कितना है हमारा 900 into 10 to power minus 12 है ना, पिको फैराड है, पिको की वैल्यू -12 होती है, इनटू V की वैल्यू होगी 10 to power 2, यहाँ तक ठीक है ना। तो यहाँ से आएगा ये 9 into, बेटा ये भी पॉजिटिव में 2 है और ये भी पॉजिटिव में 2 है, तो 10 की पावर माइनस इसमें 4 नंबर दोगे तो 8, इतना हमारा Q की वैल्यू होगा, ठीक है। अब इतना चार्ज आ गया इसके पास, उसके बाद क्या किया गया बेटा, इसको है ना बैटरी से हटा दिया गया और इसके साथ पैरेलल में एक कैपेसिटेंस लगा दिया गया 900, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी 900 पिको फैराड है और इसकी वैल्यू भी 900 पिको फैराड है ना, पैरेलल में ऐड हो जाते हैं तो 1800 हो गए ये, है ना। आपसे पूछ रहा है एनर्जी, तो क्या होगा हाफ या CV स्क्वायर कर सकते हैं, हाफ C V स्क्वायर या Q स्क्वायर बाय 2C भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो Q स्क्वायर बाय 2C से कर देता हूं, तो एनर्जी क्या होगा Q स्क्वायर बाय 2C, तो Q का स्क्वायर कितना होगा 81 into 10 to power minus 16, इसका स्क्वायर कर दिया हमने अपॉन 2, और C कितना होगा हमारा 1800 into 10 to power minus 12, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे है ना, नीचे ऊपर हो गया 81 into 10 to power minus 16 और नीचे हो गया हमारा 18 टू जा 36 into 10 to power minus 10, ठीक है। ऊपर ये प्लस का 10 चला गया तो 10 to power minus 6 अपॉन 36, मैं 81 में 36 से डिवाइड करके देखता हूँ, 81 डिवाइड बाय 36 2.25 आ रहा बेटा, 10 to power minus 6 आ रहा है, ठीक है। 2.25 into 10 to power minus 6, ये आंसर हमारा करेक्ट है। आसान क्वेश्चन था ये भी, है ना, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन था, ठीक। चलिए ये बच्चों डायमेंशन एकदम एक एक क्वेश्चन डायमेंशन क्लास से करवाया गया है ना, मुझे तो ऑन द टिप याद है, G का डायमेंशन होता है -1 L क्यूब T -2, ठीक है ना, तो A का 2 मिला दो है ना, A का 2 ये भी है, चलिए। एनर्जी पता ही है आपको, कोई भी एनर्जी हो ml स्क्वायर T -2 होगा, तो B का 4 है ना, ये ऑप्शन हमारा A का ये आ रहा है ना, A का देखो A का 2 आ रहा है, B का 4 आ रहा है ना, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी भी सबका निकाल सकते हो, ठीक है।
चलो अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का निकालना हो तो वो भी निकालना हो, क्या होता है पोटेंशियल होता है हमारा वर्क अपॉन चार्ज, है ना। तो वर्क का हो गया ml स्क्वायर t माइनस 2 और चार्ज का हो गया हमारा 80, यहाँ से हो गया ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1, ठीक है। सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछ रहा है ये, एक मिनट बेटा, वर्क अपॉन मास होगा ये, वर्क अपॉन मास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल साथ रखा था, ठीक है। रात के 4 बजे ना थोड़ी नींद आ रही है मुझे, एल स्क्वायर टी माइनस 2 होगा ये, एल स्क्वायर टी माइनस 2, है ना, सी का 1, ठीक है। चलिए इसको मिटा दो बेटा, बहुत आसान था ये तो, डायमेंशन सब क्लास में करवाया हुआ है, जाके चेक करो डायमेंशन का। चलिए 40 नंबर, हाँ 40 नंबर नहीं है अपने क्लास के बच्चों, 40 नंबर एग्जैक्टली सेम नहीं करवाया था, है ना। तो 3 नंबर 20 नंबर 36 37 और 40 और एक 41, बस 6 ही क्वेश्चन नहीं है अपने क्लास में, ठीक है। पहले तो मैं सोच रहा था कि 36 भी नहीं है, लेकिन 36 है। चलिए करते हैं बढ़िया क्वेश्चन ये, हम लोग बहुत ही करीब है, 10 क्वेश्चन और हैं, 10-15 मिनट लगने चाहिए। देखो बेटा, दो पेंडुलम है जिसका लेंथ 121 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर है, वाइब्रेट कर रहा है सेम फेज में, ठीक है। तो आप जानते हो कि टाइम पीरियड जो होता है वो 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी होता है। ये टाइम पीरियड पहले का होगा, जबकि दूसरे का टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बेटा 11 आ रहा है बाहर, है ना, 11 टाइम्स 2 पाई बाई रूट जी आ रहा है ना। जबकि यहाँ पे आएगा 10 टाइम्स 2 पाई बाई रूट जी, है ना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बेटा ये क्या है, क्या कहते हैं उसका लेंथ ज्यादा है ना, तो टाइम पीरियड भी ज्यादा है। जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होता है ना बेटा, उसको ज्यादा टाइम लगता है मतलब कंप्लीट करने में, यहाँ से यहाँ तक गया है ना। तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, अब पूछ रहा है आपसे कि द मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द शॉर्टर पेंडुलम आफ्टर व्हिच द टू आर अगेन कम इन फेज। तो छोटे वाले का n मान लेता हूं मैं, ठीक है। छोटे वाले का क्या मान लिया हमने, n, कितना नंबर क्वेश्चन है 40, हाँ ठीक है। इसका मैंने n मान लिया बेटा, तो इसका आपको n माइनस 1 मानना पड़ेगा, ठीक है। इसको क्योंकि ये क्या है, देखो ये 11 है, एक ज्यादा है ये कम है। आप ये कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द शॉर्टर पेंडुलम आफ्टर व्हिच, कितना मिनिमम नंबर वाइब्रेशन के बाद दोनों सेम फेज में हो जाएंगे बेटा। तो इसमें से एक कम करोगे तभी तो इसके इक्वल आएगा, है ना। n माइनस 1 t1 इक्वल टू n t2, ठीक है। तो n माइनस 1 t1 कितना है हमारा, है ना, 11 टाइम्स 2 पाई बाई रूट जी, अभी जो निकाला है हमने, इक्वल टू ये क्या है हमारा n टाइम्स, ये क्या है हमारा 10 टाइम्स 2 पाई बाई रूट जी, है ना। तो 2 पाई बाई रूट जी से 2 पाई रूट जी कट गया, तो यहाँ हो गया बेटा 11n माइनस 11 इक्वल टू 10n, ठीक है। अब 11n में से 10 क्या है, तो n इक्वल टू 11, ठीक है बेटा। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है अपना, n इक्वल टू 11। फिर से समझो, टाइम पीरियड निकाल लिया हमने, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या है, एक ज्यादा है ना, और कह रहा है कि सेम फील्ड में लाना है, तो n माइनस 1 t2 इक्वल टू n t1 करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया था, ये अपने क्लास का नहीं था, ठीक। 40 हो गया। 41 देखो बेटा, 41 जो था, हाँ 41 जो था ये मतलब बड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था। कह रहा है इसमें रीजन पढ़ के देख के लग रहा है गलत है रीजन, कैसे कह रहा है कि कॉइल स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन स्टील स्प्रिंग। बच्चों ये तो बच्चा ही बता देगा कि स्टील ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है कॉपर से, स्टील का ज्यादा स्ट्रेंथ होता है कॉपर से। तो रीजन क्या है बेटा, गलत है। कह रहा है कि कॉइल स्प्रिंग कॉपर का ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है देन की स्टील स्प्रिंग से, बिल्कुल गलत है। तो जब रीजन गलत हो जाए बेटा, जब रीजन गलत हो जाए तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बच पाता है। तो क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ए भी ट्रू आर भी ट्रू रहता है, यहाँ पे क्या होता है आर फॉल्स होता है, यहाँ पे आर ट्रू होता है ना, यहाँ पे क्या होता है दोनों ट्रू होते हैं।
सीधा सीधा इसका आंसर जो है वो 2 है, क्योंकि रीजन ही इसका फॉल्स है। इस असम देखने की जरूरत ही नहीं है। वैसे नीट वालों ने यहाँ पे क्या किया था बेटा, लिख दिया था कि स्ट्रेचिंग ऑफ ए स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द शियर मॉडुलस। मान लो आपको ये नहीं भी पता है तो रीजन तो देख के बता दोगे आप कि कॉपर का स्प्रिंग जो होता है हमारा, उसका टेंसाइल, कॉपर वीक होता है स्टील से, ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा कैसे होगा, नहीं होगा ना, ठीक है। इसका सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन था, ये डायरेक्ट अपने कॉपी से नहीं है, अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो हाँ, इसके अलावा बस यही 41 लास्ट था, इसके अलावा सब अपने क्लास का था, ठीक है। 41 40 37, ठीक है, और 3 2 27, 3 2 27 37 40 41, सिर्फ 6 ही क्वेश्चन नहीं है अपने क्लास के, ठीक है। बाकी 44 क्वेश्चन बच्चों 50 में से अपने क्लास के थे, ठीक है। तो कोई बच्चा अगर बढ़िया करके लाया हो तो 180 में से वो है ना लगभग 170 76 नंबर ला सकता है ना। और वो भी एक दो क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो कंसेप्चुअल है, इसलिए क्लास का नहीं है, टू द पॉइंट नहीं है, अदरवाइज सारे ही हैं, ठीक है। चलिए 42 नंबर में लिख रहा है कि बॉल को प्रोजेक्ट किया आपने 60 डिग्री के एंगल से वर्टिकल के साथ, है ना, ठीक है बेटा। चलो इसको भी मैं बता ही देता हूँ, या सीधा दिखा दूँ कॉपी में कहाँ पढ़ाया मैंने इसको। अगर आप मोशन इन ये 1D है ना, हाँ, अगर आप मोशन इन प्लेन में जाएंगे, मोशन इन 2D में, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने पढ़ाया हुआ है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी वगैरह। ये देखो ऑब्लिक हुआ है, देखो यहाँ पे हमने देखो हमने हाईएस्ट पॉइंट पे बेटा सब कुछ सिखाया है, अभी दिखाते हैं। देखो हमने हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम भी निकलवाया है, काइनेटिक एनर्जी भी निकलवाया हुआ है, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी u cos थीटा लिखा है हमने। अब जो बच्चों के पास दिमाग नहीं लगाया होगा उनका गलत हो जाएगा ये आंसर, क्यों? क्योंकि हमने u cos थीटा लिखवाया हुआ है हॉरिजॉन्टल से। ऊपर अगर आप देखेंगे तो हमने जो यहाँ पर थीटा लिया था बेटा, समझना, हमने जो थीटा लिया था डेरिवेशन करवाने में, वो लिया था हमने हॉरिजॉन्टल से। तो उस केस में हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी क्या होता है, u cos थीटा। लेकिन अगर वर्टिकल से थीटा हो तो उस केस में ये वाला कंपोनेंट होंगे u cos थीटा और ये वाला u sin थीटा, है ना। तो ये क्या होगा वहां पे u sin थीटा ही रहेगा, ऐसा समझ में। तो ये थोड़ा सा दिमाग वाला था, अगर बच्चों ने अपने दिमाग का यूज नहीं किया होगा, है ना। तो वहां पे वेलोसिटी क्या था हमारा u sin थीटा, u हमारा 10 है और sin 60 हमारा √3/2 है ना, कट गया 5√3 ऐसा। समझ बच्चों, बहुत आसान है। चलिए ये भी क्लास का था, ये क्लास में हमने थीटा हॉरिजॉन्टल से लिया था, v cos थीटा आ रहा था, यहाँ पे वर्टिकल से इसलिए। चलिए 43 क्लास का है, करके दिखाता हूँ मैं इसको। एनर्जी थोड़ा सा लो हो रहा है ना, लेकिन कोई नहीं, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। देखो तो ये भी क्वेश्चन मैंने ऐड करके रखा हुआ है, ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये हमने पढ़ाया था आपको TIR वगैरह, तो हम बताया था कि ये मान लिया हमारा मीडियम 2 होता है, ये हमारा मीडियम 1 होता है ना। तो जो सीधी लाइन जाती है वैसे निकल जाती है ना, वो एंगल जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री का हो उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, है ना। हमारा जो फॉर्मूला बनता है बेटा वो बनता है sin IC बाई sin 90 इक्वल टू 2μ1, क्योंकि ये 2 से 1 में जा रहा है ना, सही है। और sin IC तो हमारा sin IC हो गया और 2μ1 है ना, तो 2μ1 करेंगे आप तो यहाँ क्या होगा, ये μ1/μ2 होगा, है ना। और μ1/μ2 जो होता है बेटा वो v1/v2 होता है। तो यहाँ पे हमारा 1.5 × 10⁸ ये बेटा v1 की वैल्यू है ना, और v2 की वैल्यू है हमारी 2 × 10⁸, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ये आएगा बेटा पॉइंट का 75, है ना। 1.5 का आधा कितना होता है, 0.75 होता है ना।
तो साइन IC इक्वल टू आ गया 0.75, तो यहाँ से IC हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स 0.75। है समझ में? ए आंसर अपना करेक्ट है। कहो तो मैं ये भी दिखा दूं आपको, है ना, कहाँ आपने क्लास में कॉपी से आया था। टेलीग्राम पे जा करके रे ऑप्टिक्स ओपन कर लो। रे ऑप्टिक्स ओपन करना, इसमें जाना आप TIR में, TIR पर आया हुआ है मैंने। यहाँ पर आया था बेटा, देखो म्यू इक्वल टू 1 बाई साइन IC, है ना, पूरी कहानी आराम से जाएगी। ठीक है, ये भी अपने क्लास में क्वेश्चन। चलते हैं 44 नंबर करते हैं। 44 नंबर तो बच्चों को याद होगा, जो हमें क्लास में थे हमने एक एक TTL सिखा दिया था हमने। नॉट गेट, नैंड गेट, और गेट, नॉर गेट, जॉर गेट, एक्स नॉर गेट, जितने भी गेट होते हैं सबके TTL हमने क्लास में सिखा दिए थे। ठीक है ना, कोई ऐसा गेट नहीं छोड़ा था मैंने, क्योंकि खुद मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग किया हुआ है ना, तो बच्चों को मैंने काफी हाई लेवल तक करवा दिया है। बच्चे विश्वास ही नहीं करते हैं, बच्चे जो होते हैं वो इधर उधर के चक्कर में रहते हैं। यहाँ बढ़िया हो रहा है, वहाँ से पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, ऑनलाइन ये पढ़ा रहा है, यूट्यूब पे जो कॉमेडी कर रहा है उसके पीछे भागते हैं, है ना, कि ये कॉमेडी कर रहा है तो स्टैंड अप कॉमेडियन लोग टीचर बने हुए रहे हैं, फिर उनके पीछे भागते रहते हैं ना। देखो कैसे ड्रॉ करते हैं TTL सिखाता हूँ। हमने आपको सिखाया था A B। देखो बेटा यहाँ पे जो इनपुट मिल रहा है ना, इसको A बार मिल रहा है। ठीक है, तो देखो इधर से क्या मिल रहा है A, इधर से B, तो यहाँ पे जो है वो A इंटू B का बार, है ना, तो एक हम A इंटू B का बार ही बनाएंगे। यहाँ पे जो हमें मिल रहा है, इधर से मिल रहा है हमें A बार, और इंटू इधर से मिल रहा है हमें B इसका बार, एक बनाएंगे हम A बार इंटू B और उसका बार। ठीक है, अब देखो दो इनपुट से बच्चों चार पॉसिबिलिटी होती है, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब A बार क्या हो जाएगा, तो उल्टा कर दो 1 1 0 0, सही है। अब A इंटू B का बार करेंगे हम लोग, तो 0 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है, तो हम 1 लिख देंगे। 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 क्या होगा बेटा, 0 होगा, तो हम 1 लिख देंगे। 1 इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा, तो हम 1 लिख देंगे। 1 इंटू 1 1 होगा, हम 0 लिख देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है, A बार को, है ना, B के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर बार करना है, तो 0 इंटू 1 क्या होगा, 0, तो हम 1 कर देंगे, है ना। ठीक है, मतलब अब इसको मल्टीप्लाई करना है बेटा, आपको A बार और B को मल्टीप्लाई करके उल्टा करना है। ठीक है, 1 इंटू 1 1 होगा, तो 0 कर देंगे। 0 इंटू 0 0 होगा, तो 1 कर देंगे। 1 इंटू 0 0 होगा, 1 कर देंगे। ठीक है, अब फाइनल आउटपुट क्या है बेटा, फाइनल आउटपुट दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, मतलब कि ये जो एक तरफ से आ रहा है A डॉट B का बार, उसको इनटू करेंगे आप किसके साथ, A बार डॉट B के बार से, मतलब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके 1 इंटू 1 1 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 0 इंटू 0 0। ठीक है, तो आइए देखते हैं 1 0 1 0 किसका आउटपुट है। 1 देखो 1 0 1 0, ये फाइनल आउटपुट की बात कर रहा हूँ बेटा, ये क्या है, C है, ये क्या है, C फाइनल आउटपुट। तो मैंने बच्चों को सिखाया था कि ये सब ड्रॉ करने के बाद आप इस सब बीच की चीजों को नहीं देखेंगे, आप सीधा क्या देखेंगे, A को, B को और फाइनल आउटपुट को। ठीक है, तो बेटा इनपुट तो सब में इन्होंने सेम दिया हुआ है, 0 0 0 1 1 0 1 1, सब में सेम इनपुट दिया है। आउटपुट देखो 1 0 1 0 किसका है, सेकंड नंबर का, इसलिए सेकंड आंसर हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो जो बच्चों क्लास में थे याद है ना, सारा हमने कल सिखाया था, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, एनर्जी लो हो रहा है, लेकिन 5 क्वेश्चन करने हैं अभी, लगातार बोल रहा हूँ ना मैं, समझा रहा हूँ। कोई नहीं, अभी बस खत्म करते हैं। हाँ ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, 45 की क्लास का क्वेश्चन है। हाँ पानी भी खत्म हो गया। चलो
सीरीज एलसीआर सर्किट में एल दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है ना, और कनेक्टेड है हमारा इससे। बेटा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होता है हमारा एफ आर, वो होता है 1/2 पाई रूट अंडर एल सी। ये मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है, आप जाकर एल सी का नोट चेक कर लो, एल सी सर्किट, ठीक है। तो 1/2 पाई रूट एल, एल कितनी है 10, और सी कितना है बेटा 10 माइक्रो फैराड, यानी कि 10 × 10⁻⁻6 है ना। तो ये -4 हो गया, तो ये 1/2 पाई 10⁻⁻4 हो गया ना अंदर में, बाहर कितना निकलेगा 10⁻²। ये हो गई हमारी f की वैल्यू। 10⁻2 ऊपर भेज दोगे तो कितना होगा 100 होगा, अपॉन में 2 पाई कितना आ गया यहाँ से 50 है ना, अपॉन पाई कितना आ गया बेटा 50/पाई। अब ये कह रहा है कि क्या कहते हैं उसको, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, फ्रीक्वेंसी कितना है ना। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100 है, तो 2 पाई f की वैल्यू 100 है ना। तो f की वैल्यू कितनी होगी 100/2 पाई, तो काटोगे तो यहाँ से भी 50/पाई ही आएगा। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50/2 पाई है और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी 50/पाई है, इसलिए इसका आंसर बेटा फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। बहुत आसान। चलिए तो आखिर हमने पता किया 45 क्वेश्चन पे, फिर 5 क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं तुम लोगों के लिए, तुम लोग भी क्या याद रखोगे। देखो 46 बेटा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सिंपल। में कह रहा है हाँ 46 मतलब कंसेप्चुअल है, ये भी एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते हो, क्लास से आया था, ठीक है। तो a Wheatstone bridge is used to determine the value of unknown resistance x, ठीक है। मतलब एक Wheatstone ब्रिज का यूज किया गया डिटरमाइन करने में अननोन रेजिस्टेंस x को, है ना, बाय एडजस्टिंग द वेरिएबल रेजिस्टेंस y, इसको वेरी करें, ठीक है। तो मोस्ट प्रिसीजन प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए p और q क्या होना चाहिए, बट जो इसमें ना p और q का जो वैल्यू होना चाहिए वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल, मतलब ज्यादा अगर वेरी करेगा ना तो फिर वो वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आता है, ठीक है। तो ये p और q की वैल्यू जो होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए और स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये। फोर्टी सेवन देखते हैं क्या है। हाँ 47 बच्चों फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछले साल भी आया था क्वेश्चन, ठीक है। मैं अभी आपको चल के दिखाता हूँ ये क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड मैंने पढ़ाया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड में आइए एम्पीयर से लॉ देखते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बेटा, ये देखो मैं अपने कुछ पढ़ रहा हूँ। देखो साफ साफ हमने ग्राफ सिखाया था वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेट थिक वायर में, है ना। बताया था आपको कि अंदर में मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड 1/r पे डिपेंड कर रहा है और अंदर में ये लीनियरली वेरी कर रहा है। तो पिछले साल बच्चे इसका ग्राफ आया था, ठीक है, और इस साल ये स्टेटमेंट आ गया। और जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ बेटा ग्रेविटेशन वगैरह तो मैं बताता हूँ, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन सॉलिड स्फीयर के अंदर भी ऐसा ही होता है, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन थिक वायर में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। ग्रेविटी का वेरिएशन बेटा डेप्थ में ऐसा होता है, बाहर लाइट के साथ ऐसा होता है। जब मैं ग्रेविटेशन पढ़ाता हूँ वहां भी बताता हूँ, ठीक है। ये ग्राफ 4 जगह आता है, वही अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो वहां पे ग्राफ नीचे की ओर आता है, ठीक है। तो जो मेरा क्लास सिंसियरली लिए होंगे उन सबको याद होगा कि मैं चीख चीख के बताता हूँ कि ये ग्राफ 4 जगह है। फिर से मैं आप लोगों को बता दूं जो अगले साल नीट देने वाले हैं, ये ग्राफ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, वेरिएशन सॉलिड स्फीयर के साथ ऐसा होता है, ठीक है। ग्रेविटी का वेरिएशन ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ, ग्रेविटी का वेरिएशन बेटा अंदर में ऐसा होता है बाहर में ऐसा होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन थिक वायर का अंदर में ऐसा होता है बाहर में ऐसा होता है, ठीक है। और है ना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उसका भी
है ना, अंदर में ऐसा होता है सॉलिड स्फीयर का, बाहर में ऐसा होता है। तो ये 4 जगह ये ग्राफ है, तो यही इन्होंने पूछ लिया इस बार, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछले बार भी था बच्चों। देखो तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, ये मैं थोड़ा सा काट दूं, बहुत कुछ खुला हुआ है इसको। हाँ तो यहाँ पे तो क्या कह रहा है बेटा कि एम्पियर्स लॉ में लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो लिनियरली वेरी करता है ना, बाउंड्री तक, और फिर लिनियरली डिक्रीज करता है बाहर में। जबकि हम देख रहे हैं कि लिनियरली इंक्रीज कर रहा है ये बाउंड्री तक, और बाहर में 1/r है। फिर से दिखा दूं, देखो बेटा अंदर में क्या है, ये अंदर में क्या है, अंदर में लिनियरली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और बाहर में 1/r पे डिक्रीज कर रहा है। देखो ये हमने डेरिवेशन करवाया हुआ है प्रॉपर, ठीक है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, अंदर में लिनियरली इंक्रीज करता है, बाहर में डिक्रीज करता है। कैसे, 1/r पे। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, लिनियरली इंक्रीज करता है ना, और उसके बाद डिक्रीज करता है 1/r। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ठीक है। ठीक, चलो 48 करके दिखाते हैं। 48 बढ़िया क्वेश्चन था। लक्ष्य को हर हाल में पाना है, थोड़े से बस 5-10 मिनट और नींद नहीं आना चाहिए, काफी तेज नींद आ रही है। कंट्रोल एक्स, चलो यहाँ पे कह रहा है कि एक बिग सर्कुलर कॉइल 1000 टर्न का, रेडियस 10 मीटर है, रोटेट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायमीटर इतना है ना, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई कितनी, 2 × 10⁻⁵, ठीक है। उसमें कोई कॉइल है हमारा, सर्कुलर कॉइल, ठीक है, उसका n जो है वो 1000 है ना। तो आपको पता है उसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है, ईएमएफ होता है बेटा nba ओमेगा, है ना। और करंट क्या होगा हमारा, तो करंट होगा E/R, तो nba ओमेगा बाई r, है ना। तो n हमारा आता है 1000, चेक करना, ये फॉर्मूला है कॉपी में लिखवाया हुआ है मेरे, एकदम क्लासिक कॉपी करेंगे। b हमारा है 2 × 10⁻⁵, एरिया हो जाएगा बेटा इसमें, एरिया होगा हमारा πr², है ना। तो पाई इंटू रेडियस कितना है 10 है ना, तो 10⁻² r² हो जाएगा, ठीक है। और ओमेगा कितना है भैया 2 रेडियन/सेकंड, बहुत बढ़िया। रेजिस्टेंस कितना है भैया 12.56, ठीक। अब देखो ये 10⁻⁵ है, और ये 3 और 2 ये भी तो 5 है, ये क्या हो गया बेटा, कट गया, ऐसे समझ में, मतलब ये और ये कट गया, ठीक है। ऊपर बचा सिर्फ 4 पाई, है ना, यानी कि 4 × 3.14, नीचे बचा 12.56। बेटा कितना बढ़िया डाटा है ये, पता है 4 3 या 12, ये भी ऊपर भी 12.56 होगा, नीचे भी 12.56 होगा, तो यहाँ पे 1 आंसर आएगा इसका, 1 एम्पीयर, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं हमारे। हाँ 49 तो बच्चों आप लोग बताइए, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है, सो 1 मिनट। ये मैंने डाउनलोड नहीं किया था इसलिए कट गया क्या। चलो मैं बता देता हूँ आपको, 44 ये हो सकता है मैंने डाउनलोड नहीं किया था शायद, नेट तो है। ठीक है, फोर्थ इसमें जो था हमारा वो डाइपोल का क्वेश्चन था, ठीक है। तो डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, मैं आपको क्वेश्चन मेरे पास फोन में है तो उससे लिख बता देता हूँ, हो सकता है एलिन वालों ने हटा लिया हो अभी उसी टाइम में जब मैं देख रहा था। हाँ तो यहाँ पे था हमारा कि एक चार्ज है हमारा -q,
ये हमारा है -q, है ना, और ये हमारा है +q, ठीक है, -q +q और रखे हुए हैं ये l डिस्टेंस पे, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे वेरी करना है बेटा, है ना, x मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा था, आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल लाइन पे होता है हमारा, वो होता है 2kb/r3, सब जानता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है 1/r3 पे, है ना, यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। और इसको रीलोड करके देखूं मैं, ठीक है। तो अपना ये 49 क्वेश्चन था, ठीक बेटा, ये समझ में आ गया आपको, 1/r3 पे डिपेंड करेगा ये, है ना। तो यहाँ पे अपना 1/r3 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि न्यूक्लियस ऑफ मास 189 स्प्लिट इनटू न्यूक्लियाई ऑफ 125, एक मिनट रेड कर लूंगा वन, जो मास नंबर है हमारा, है ना, 125 और 64 है, ठीक है बेटा। वॉल्यूम जो है हमारा आप जानते हो, है ना, यानी कि वॉल्यूम जो कि 4/3 पाई आर क्यू होता है, मास नंबर पे डिपेंड करता है ना। तो आपसे पूछ रहा है रेडियस, तो रेडियस बेटा बिल्कुल पाया हुआ मैंने, a का पावर 1/3 पे डिपेंड कर रहा है, और डाटा भी देखो कितना बढ़िया है, ये परफेक्ट क्यूब है ना। तो 125 का बेटा 5 होगा और 64 का हमारा 4 होगा, ठीक है। और ये भी मैंने क्लास में करवाया हुआ है, कहो तो मैं ये भी निकाल के दिखा दूं न्यूक्लियाई का, है ना, बोर्ड में ही देख लेते हैं। बोर्ड पे जाएंगे हम लोग डॉक्यूमेंट में, और डॉक्यूमेंट में चले जाएंगे हम लोग न्यूक्लियाई में। अब देखो न्यूक्लियाई में हमने ये साफ साफ पढ़ाया हुआ था, ये देखो जर्मेनियम वगैरह निकालना सिखाया था। एक मिनट, इसमें और आ गया, यहाँ सिखाया हुआ है मैंने वैसे, है ना, कि 8 की पावर 1/3 हो जाता है एक साथ, हाँ यहाँ पे, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, हमने ऐसे क्वेश्चन भी करवाया हुआ है ना, जैसे 72 था जर्मेनियम, ठीक है। तो हमने रेडियस निकालना सिखाया हुआ है कि उस न्यूक्लियस का रेडियस निकालिए जिसका, है ना, सॉरी उसका मास नंबर बताइए जिसका आधा हो इसका रेडियस, ठीक है। ऐसे हमने बहुत सारी चीजें करवाई है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया है हमने कि रेडियस जो होता है वो a का पावर 1/3 होता है, मास नंबर का पावर 1/3 होता है, ऐसा समझ में। तो हमने बच्चों ऑल 50 क्वेश्चन कर लिए। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन शायद अभी नहीं हुआ, बस फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा जान था इसलिए मैंने कहा कि चलो सबसे लास्ट में करते हैं इसको, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में वैसे क्लास 1 कॉपी से देखो, हाँ तो ये भी क्वेश्चन मिलता है, रिपीटेड है, ठीक है। कैसा रिपीटेड है सो मैं पहले दिखाता हूँ, किस पर बेस्ड है ये, ऐसा कौन सा क्वेश्चन था अपने क्लास की कॉपी में, सो दिखाता हूँ मैं पहले आपको। तो आप इसके लिए जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में, है ना, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर है, और इसमें हमने पोटेंशियल निकालना सिखाया था। ये वाला क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मुझे अपने आप को साइड पे लेना पड़ेगा। देखो इस वाले क्वेश्चन में बेटा हमने जब पोटेंशियल निकाला था ए पे, समझना ए पे जब निकाला था हमने,
तो जो बाहर चार्ज था है ना, बी का जो चार्ज था उसको बी डिस्टेंस पे लिया था और सी पे जो चार्ज था उसको हमने सी डिस्टेंस पे लिया था, ठीक है ना। तो ये मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना। देखो तो इसमें कह रहा है आपको कि दो हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर है, बाहर वाले का रेडियस कह रहा है r1 है क्योंकि r1 मच ग्रेटर है, और अंदर वाले का कह रहा है r2 है, और कह रहा है इस पे भी चार्ज q है और उस पे भी चार्ज q है, ठीक है। अब पोटेंशियल पूछा है आपसे किस पे ज्यादा होगा, मतलब इस पॉइंट पे ज्यादा पोटेंशियल होगा या इस पॉइंट पे ज्यादा पोटेंशियल होगा। इसको मैं a नाम दे देता हूँ, इसको मैं b नाम दे देता हूँ। तो होता क्या है बेटा, अगर आप a पे पोटेंशियल निकालोगे, ठीक है, तो आपको kq by r2, क्योंकि ये जो सारे चार्ज है वो r2 पे लेंगे, है ना, और जो बाहर वाला चार्ज है उसको kq by r1 लेना होगा, ठीक है ना। जबकि अगर आप b पे निकालेंगे तो आपको अंदर वाले चार्ज को भी r1 पे लेना पड़ेगा, मतलब जो ये चार्ज है इसको भी आपको r1 पे लेना पड़ेगा और इसको भी आपको r1 पे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में आप बाहर वाले का भी kq by r1 लिखेंगे, है ना, और अंदर वाले का भी kq by r1, ठीक है। अब सर कैसे कंपेयर करेंगे, कौन ज्यादा है कौन कम है। अब मान लिया बेटा इसमें kq की वैल्यू मान लिया हमने 9 या 10 है, ठीक है, मान लिया kq की वैल्यू 10 आ रही है, ठीक है। तो 10 by r2 प्लस 10 by r1, है ना। अच्छा r1 r2 मान लेते हैं r1 जो है हमारा वो 5 है ना, और r2 मान लेते हैं हमारा 2 मीटर है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, है ना, तो 10 ये हो गया 10 by 2 प्लस ये हो गया 10 by 5, तो 5 और प्लस 2 कितना आ गया, ये लगभग 7 आ गया, है ना। जबकि यहाँ भी वैसे ही kq अगर 10 है ना, r1 हमारा 5 है, kq 10 है और r1 5 है, तो देखो यहाँ पे तो 2 प्लस 2 4 ही आ रहा है, मतलब क्या है b पे हमारा कम पोटेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ पे है ना छोटे वाले पे क्या है ज्यादा पोटेंशियल है, तो मोर ऑन स्मॉलर स्केल, इसलिए इसका आंसर है। फिर से समझो, ये बढ़िया क्वेश्चन था इसलिए सबसे लास्ट में समझाया हमने, ठीक है। ए पे जो पोटेंशियल बेटा अगर आप ए पे निकालेंगे तो जो ए का चार्ज है उसको आप r2 डिस्टेंस पे लेंगे और जो बी का चार्ज है उसको आप r1 डिस्टेंस पे लेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आउटर पे लेते हैं तो क्या होता है ना, पोटेंशियल थ्रू आउट कांस्टेंट होता है बेटा अंदर में, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो चार्ज है उसको भी आप kq by r1 पे लेंगे और इस पे भी जो चार्ज है उसको भी kq by r1 ही लेंगे, ऐसे समझ में, दोनों को आप kq by r1 लेंगे, ठीक है ना। तो आगे समझ में, है ना। अब हमने kq की वैल्यू मान ली कि चलो kq की वैल्यू कुछ ना कुछ है, ठीक है ना, और रख करके देख लिया हमने r1 r2 की वैल्यू, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हमने बच्चों आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवा दिया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना। थोड़ा सा टाइम की पाबंदी थी इसलिए हो सकता है थोड़ा सा फास्ट हुआ हो, लेकिन अपने तरफ से मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग मार्केट में पॉजिटिव फीडबैक देंगे हमारे बारे में, क्योंकि मैंने यही बच्चे क्या होता है ना, मतलब एक्सक्यूज देते हैं, जब मार्क्स नहीं आते तो एक्सक्यूज देते हैं कि टीचर ने नहीं करवाया, है ना, या बुक अच्छे नहीं थे, एनवायरनमेंट नहीं मिला, तो ये चीज़ें, तो आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ आप हो, मेहनत करोगे बिल्कुल होगा आपका सिलेक्शन। एकदम साफ साफ मैंने दिखा दिया आपको कॉपी में बेटा, 50 में से 43 क्वेश्चन 44 क्वेश्चन हमारे कॉपी के थे, ठीक है बच्चों। तो जो लोग थोड़े मार्क्स से, उम्मीद है मुझे हमारे काफी सारे बच्चे अच्छे सिलेक्शन देंगे, है ना, लेकिन जो लोगों का थोड़ा सा पेपर खराब हो गया निराश ना हो, है ना, मेहनत करें, फिर से अगले साल पेपर आसानी आना है, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ बच्चों, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।